जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 32 ऑर्थोगोनल फंक्शंस एंड ऑर्थोगोनल सेट्स। ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं? आपने ऑर्थोगोनल पढ़ा होगा। ऑर्थोगोनल क्या होता था? जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और अगर वो जीरो के इक्वल हो जाता है तो आप उसको ऑर्थोगोनल कह देते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। कैन वी जनरलाइज द आइडिया ऑफ वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनैलिटी? क्या आप वेक्टर्स के आइडिया को और ऑर्थोगोनैलिटी को हम जनरलाइज कर सकते हैं? तो इसका क्या मतलब है? अगर हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर लें ए बी के ऊपर और वैल्यू ऑफ एफ एट ईच पॉइंट ऑन ए बी रिप्रेजेंट्स इट्स कंपोनेंट। अब आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसको हमने 2 पॉइंट्स दे दिए ए आई बी जे, यहाँ आपके पास जो इसके इंटीग्रल है वो ए बी के ऊपर वो डिफाइन है। और अगर हम उसके फंक्शन को हर पॉइंट के ऊपर ए बी के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो वो ए बी क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा ये हर पॉइंट उसके कंपोनेंट्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आप एक्स आई वाई जे जेड के लिखते थे, तो इसका मतलब है कि हम आइडिया वेक्टर को और ऑर्थोगोनैलिटी को जनरलाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन दे रहा है। आप बस कोई से भी दो वेक्टर है, अगर आप उनका डॉट लेंगे तो वो अगर वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाएगी तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। से ए ऑफ एक्स व्हेन बी ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन ए बी, आपका इंटीग्रल ए टू बी के ऊपर डिफाइंड है। अगर आप इनका डॉट लेते हैं और आपके पास ए ऑफ एक्स अगर वो जीरो की इक्वल आ जाता है तो ए ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अब आपके पास इसके बाद नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता था आपके पास जो भी वेक्टर गिवन है ना, जैसे ए वेक्टर गिवन है उसके अंदर कंपोनेंट a1 a2 a3 है, तो अगर आप उसके a1 a2 a3 के कंपोनेंट सारे कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा। और इसका मैग्नीट्यूड का आंसर हमेशा क्या होगा? अगर उसके मैग्नीट्यूड का आंसर यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब है 1 हो। अगर आपके पास आप एक्स आई वाई जे आपके पास कोई भी वेक्टर है, आर वेक्टर है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें और मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आ जाए और फिर आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिख दें तो वो आपके पास एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नॉर्मल और नॉर्मलाइज्ड इन ए बी क्या होगा? आपके पास ए ऑफ एक्स नॉर्मल और नॉर्मलाइज्ड क्या होगा? अगर आप ए ऑफ एक्स का स्क्वायर लें dx, आप उसको इंटीग्रेट करें, अगर आप पास दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर लेने से आपके पास उसको इंटीग्रेशन करने से आंसर 1 आ जाता है तो वो उसको उस फॉर्म को आप कहेंगे ए ऑफ एक्स जो है नॉर्मल है या नॉर्मलाइज्ड है। इसके बाद ऑर्थोगोनल सेट्स, ये असल में ऑर्थोगोनल नहीं है, यहाँ पे ये ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल की 2 कंडीशंस होती हैं। इस सेट ऑफ फंक्शन को आप ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं जब अगर आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन, अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें, 2 फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट लें और उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि एम एन के इक्वल ना हो। जैसे मैं अगर आपको कहती हूँ साइन एम एक्स, मैं इस फंक्शन लेती हूँ साइन एम एक्स फंक्शन, साइन ये वाला एक फंक्शन लेट कर लिया, फाई एम एफ एक्स को कह लिया साइन एम एफ एक्स कह लिया, और जो फाई एन एफ एक्स का है उस फंक्शन को कह लिया साइन एन एफ एक्स कर लिया। अगर मेरे पास यहाँ पे एम एन के इक्वल नहीं है और अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो मैं कहूँगी अगर मैं दूसरा फंक्शन अच्छा कॉज ले लेते हैं, वहाँ पे आपके पास आंसर जीरो हो भी जाएगा, जी कॉज एन एफ एक्स ले लेती हूँ और अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ और मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ और वैल्यू जीरो हो जाए तो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल की पहली कंडीशन, अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं है वैल्यू जीरो हो जाए। वैल्यू जीरो कब होगी? जब एम एन के इक्वल नहीं होगा, और अगर एम एन के इक्वल होगा तो आंसर 1 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर एम एन के इक्वल होगा, यहाँ साइन एम एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉज एम एक्स हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू हो सकती है आपके पास फाई एम एफ एक्स का स्क्वायर तब बनेगा जब ये दोनों साइन वाले होंगे। यहाँ पे भी मैंने जहाँ कॉज लेट किया यहाँ पे भी साइन वाला होगा तो ये साइन स्क्वायर एम एफ एक्स बन जाएगा, और अगर एम एन के इक्वल हो गए हैं तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। देन द सेट फाई के ऑफ एक्स के 1 2 3 इज ऑर्थोनॉर्मल। ठीक हो गया। इसको आप ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे। अब 1 और 2 से हमें पता चला। अब आपने कोरोनिकल डेल्टा की कंडीशन पढ़ी है, ये कोरोनिकल डेल्टा है। कोरोनिकल डेल्टा में क्या होता था? जब वैल्यूज इक्वल होती थी तो आंसर 1 आता था और जब वैल्यूज इक्वल नहीं होती थी तो आंसर 0 आता था। और जब आपके पास कोरोनिकल, इन दोनों कंडीशन को इकट्ठा करके हमने लिख लिया फाई एम एफ एक्स फाई एन एफ एक्स, आपके पास कोरोनिकल डेल्टा की इक्वल होगा। कोरोनिकल डेल्टा की फॉर्म कुछ इस तरह से, ओके इसको दोबारा लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से ये फॉर्म होती थी। अगर वैल्यूज इक्वल तो 1 और अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो 0। उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन, अगर आप इसी तरह से ऑर्थोगोनल उसको चेक करें और उसके अंदर को एक वेट फंक्शन को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेट फंक्शन आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे वेट फंक्शन 1 ले लेते हैं, फाई एम एन एफ एक्स की वैल्यू कोई आप साइन फंक्शन ले लेते हैं फाई एम एफ एक्स, और फाई एन एफ एक्स आप कॉस फंक्शन ले लेते हैं, और अगर वो कोरोनिकल डेल्टा की कंडीशन के इक्वल हो जाता है, मतलब अगर एम एन के इक्वल है तो आंसर 1 आएगा और अगर एम एन के इक्वल नहीं है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप उस टाइम पे उस फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू, ओके मैं इसको थोड़ा ओपन भी करना चाहूँगी, ऑर्थोगोनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल जो नहीं है, अभी आपको जहाँ एग्जांपल आएगी मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ऑब्टेनिंग नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट फॉर्म ऑर्थोगोनल सेट्स। अब आपके पास यहाँ पे एक सेट गिवन है, इसको आपने प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से आप देखिए यहाँ पे सीरीज कौन सी है, 1 एक कांस्टेंट, फिर साइन वाली सीरीज है साइन पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स, साइन, इसके बाद साइन 3 पाई एक्स होगा, फिर कॉस वाली सीरीज भी है कॉस पाई एक्स, कॉस 2 पाई एक्स, सारी सीरीज है। आपने प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है? जब आप उनका
डॉट प्रोडक्ट लिए तो वो जीरो होता है। तो अब अपनी बात याद रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल आता है। तो अब आपने इन सारे आपको जितनी भी सीरीज के अंदर वैल्यूज गिवन है इनको बारी बारी फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से डॉट लेना है, फिर फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, फिर सेकंड का सेकंड थर्ड का सेकंड फोर्थ का, इसी तरह से आपने सारे डॉट प्रोडक्ट लेकर चेक करना है। उसके बाद उसके नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट भी फाइंड करना है और ये भी बताना है कि गिवन सेट ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की कंडीशंस ये हैं, ऑर्थोगोनल की नहीं, ये ऑर्थो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन है। ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशंस आपके पास कुछ इस तरह से है। आप देखिए पॉसिबिलिटीज फॉर गिवन सेट यूजिंग फॉर, आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जितने आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। फन का आपके पास साइन सीरीज है तो आप इसके पास पाई एक्स, 2 पाई एक्स, 3 पाई एक्स, इस तरह से वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो हम यहाँ पे के पाई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, के 1 2 3 अप टू सो कुछ भी हो सकता है। अब आप वन का जब साइन के पाई एक्स अवर एल से डेरिवेट सॉरी इसका लेंगे तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, आप इसकी इंटीग्रेशन करके चेक कर लें, इंटीग्रेट कर लें, साइन की इंटीग्रेशन को माइनस कॉज होती है। इसी तरह से आप कॉज वन का कॉज के साथ ले लें तब भी आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फंक्शन ले लेते हैं, हम साइन के पाई आपके पास साइन सीरीज को कॉज सीरीज के साथ अगर हम डॉट लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो जीरो आता है। कंडीशन क्या है, के पी के इक्वल नहीं है। मैंने इसको प्रूव करने के लिए साथ में आपके रिकमेंडेड हैंडआउट्स भी ओपन कर लिए। जब आपके पास साइन को आप कॉज से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जीरो आता है। तो ये पार्ट भी है आपका, हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे साइन ए कॉज बी का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला ओपन करेंगे 1/2 साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे आपके पास के और पी है तो आप लिखेंगे साइन के माइनस एन, साइन के प्लस एन, इसी तरह से जहाँ पे माइनस एन एम प्लस एन है। ठीक है, फिर आप इसकी लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने पर आपको वैसे ही पता है कि साइन की जो सीरीज है उसका आपके पास इंटीग्रेशन आपने कर लेनी है और अब आपके पास इसका आंसर जो है इंटीग्रल की वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर जो है वो जीरो ही होगा। और अगर सीरीज साइन और कॉज की सीरीज में ही अगर एम एन के इक्वल है तब भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर एम एन के इक्वल है तो आपके पास सीरीज क्या बन जाएगी, साइन 2 एन पाई एक्स ओवर एल बन जाएगा। तो अब आपके पास इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस पार्ट को भी नीचे देख लेते हैं। जब आपके पास एम एन के इक्वल है और साइन और कॉज की सीरीज आ रही है तब आपके पास इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट आप उन्होंने यहाँ पे सीरीज ली साइन और साइन की, साइन वाली सीरीज को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास एम एन दो कंडीशन आ रही हैं। अगर अब यहाँ पे तो आप ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन देखेंगे कि अगर तो वो सीरीज अगर एम एन के इक्वल हैं ऑर्थोगोनल की, अगर वो एम एन की वैल्यूज इक्वल हैं तो आपके पास उसका आंसर जो है वो एल आएगा। और अगर एम एन की इक्वल नहीं है तो आपके पास इसका आंसर जो है वो जीरो आएगा। साइन साइन की सीरीज है, ऊपर आपके पास यहाँ पे साइन साइन वाली सीरीज भी प्रूव हुई हुई है। तो देखें यहाँ पे साइन साइन वाली सीरीज है, ओके दिस वन पार्ट, ओके साइन वाली सीरीज साइन साइन वाली सीरीज है। ये आपके पास फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला ओपन के होने के बाद 1/2 cos m माइनस n पाई एक्स ओवर एल m प्लस n cos m पाई एक्स ओवर एल लिखेंगे और इसकी लिमिट पुट करने के बाद भी आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा जब m n के इक्वल नहीं होगा। और जब m n के इक्वल नहीं है तो आपके पास इसका आंसर जीरो है। इसी तरह से जब आपके पास m n के इक्वल है तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि आंसर 1 है। उसी तरह से आपके पास साइन साइन वाली सीरीज का ही देखते हैं कि जब आपके पास m n के इक्वल है, जब आपके पास साइन m n के इक्वल है आपके पास ये फार्मूला बनकर आएगा 1 माइनस cos 2 n पाई एक्स ओवर एल फॉर्म बनकर आएगी। जब m n के इक्वल है तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर m पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, तो उसके बाद साइन स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में आपके पास ये फार्मूला ओपन होगा और उसके लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर एल आएगा। अब आपने इसको नोट कर लेना, साथ में मैं बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रही, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। इसके बाद अगर आप साइन वाली वैल्यूज़ को ही साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉज वाली को ही कॉज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास इसका आंसर जो है एल आता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर आप साइन वाली को ही साइन से मल्टीप्लाई करें तो आप बस इसका आंसर जो है वो एल आएगा। ये चीज़ हमने देख लिया, यहाँ पे इसका आंसर एल आएगा। कॉज वाली को ही अगर कॉज वाली से करें तो आपके पास इसका आंसर एल आएगा। ये चीज़ भी यहाँ पे उन्होंने प्रूव की हुई है, एल आएगा। अब अगर आप इसी फंक्शन को दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास यहाँ पे इसके दोनों साइड पर साइन वैसे ही ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर आप इसके दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये यहाँ पे स्क्वायर रूट एल, हाँ इसको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। स्क्वायर रूट एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 स्क्वायर रूट एल साइन m पाई एक्स ओवर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 1 बाकी बच जाएगा। सिमिलरली ये जो कॉज वाला फंक्शन है ये भी एल के इक्वल है, इसको भी आप इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म लिखने के बाद अब आप नेक्स्ट अपनी सीरीज का कोई और वैल्यू लेते हैं। जैसे हम 1 को देख लेते हैं, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 dx आपके पास इसकी इंटीग्रेशन 1 dx किसके इक्वल आएगा, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी। लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने पर आपके पास पहली लिमिट पुट करने पे l, फिर दरम्यान में माइनस का साइन और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस l, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इस वाले 1 dx का आंसर क्या आएगा, 2l आएगा। अब आप इस फॉर्म को भी अगेन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर 1 ओवर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2l है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर 1 से, अगर हम एजम्पशन के तौर पर यहाँ पे 1 कह रहे हैं तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2l आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपके पास टोटल उन्होंने कहा था कि आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट बताने हैं जो आपके पास आते
सकते हैं। हाँ ओके, कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट बताने हैं आपके पास। यहाँ पे दो कांस्टेंट आ रहे हैं, x√L आ रहा है और x√2L आ रहा है। तो आपने ये दोनों कांस्टेंट लिख लिया। अब आपने उन वैल्यूज को जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शन आ रहा है उसके साथ ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हो गए हैं। तो आपने यही चीज़ यहाँ पे ड्राइव करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर नंबर आपका लेक्चर नंबर 34, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। आपके पास गिवन क्या है, यहाँ पे आपके पास कोई भी फोरियर सीरीज उसको आपने जनरल फॉर्म के अंदर लिखना है। फोरियर सीरीज को जनरल फॉर्म के अंदर लिखना है। आपको पता है कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल सेट होता है उसको अगर हम फाई mfx लेकर चलते हैं, 1 to infinity है। अगर आप सीरीज की एक्सपेंशन करें सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन के अंदर, तो आपको इस सीरीज को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आपके पास ये एक ऑर्थोगोनल सीरीज आपको गिवन थी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसको पढ़ते हुए। देखिए आपके पास एक ऑर्थोगोनल सीरीज गिवन थी जिसको आप फाई की ऑफ एक्स ले रहे थे, k1 to infinity, आपके पास कुछ भी हो सकता था। अब वो यहाँ पे वही वाली सीरीज को कह रहा है कि फाई एम ऑफ एक्स है, m1 to infinity है। अब आपने इन सीरीज की एक्सपेंशन करनी है और सीरीज की एक्सपेंशन करके क्या बनाना है, पॉसिबल टू एक्सपेंड अ फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को एक्सपेंड कर लें इन द सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस की फॉर्म में, तो आपके पास ये सीरीज कुछ इस तरह से इक्वल हो जाएंगी। ये Cn क्या है, Cn यहाँ पे जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट है। यही हमने यहाँ पे बताना था कि ये सीरीज को अगर हम एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास सीरीज ऑर्थोनॉर्मल सीरीज बन जाएंगी। ये हमारे पास अब एक ऑर्थोनॉर्मल सीरीज बन गई है। ऑर्थोनॉर्मल सीरीज है आपके पास एक्स ए और बी के दरमियान में है, क्लोज्ड इंटरवल के दरमियान में है। और इस सीरीज ये जो Cn हमने कोफिशिएंट लिया, इसको हम जनरलाइज्ड कोफिशिएंट कहेंगे फोरियर सीरीज का। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, अगर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो डिरिचलेट कंडीशन की आपने थर्ड कंडीशन देखी थी। अगर वो पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन का मतलब मैंने वहाँ पे बताया था, उसको दोबारा सुन ली। अगर पीसवाइज फंक्शन होता है तो आप इस फंक्शन को उस डिरिचलेट कंडीशन की अकॉर्डिंग इसके इक्वल रख सकते हैं, f इंटू एक्स प्लस 0 प्लस f इंटू एक्स माइनस 0 ओवर 2। आप इस फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग इक्वल रख सकते हैं। अगर फंक्शन अब इसको आप इसके इक्वल रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो गिवन सीरीज है, ये एट द एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सीरीज कन्वर्ज करने लग पड़ेंगी। तो अगर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो तो सीरीज कन्वर्ज टू देयर एवरेज होती है, सीरीज उसकी एवरेज को कन्वर्ज करती है। लेक्चर नंबर 35 के अंदर आपके पास एक थ्योरम गिवन है, फाई एन ऑफ एक्स म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस हैं। ये भी के अंदर ऑर्थोनॉर्मल है, तो उसका मतलब है आपके पास वो ऑर्थोगोनल भी है पहले, और फिर वो आपके पास ये पहला इससे पहले ये फंक्शन ऑर्थोगोनल प्रूव हुआ होगा। अगर कोई फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल होता है ना, तो उसका मतलब होता है वो ऑर्थोगोनल भी है और वो नॉर्मलाइजेशन कोई प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करके आ रहा है। तो आपके पास फाई एन ऑफ एक्स म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है। अब आपने बताना है कि ये जो आपके पास जनरलाइज्ड सीरीज थी, फोरियर कोफिशिएंट था, ये कन्वर्ट करता है यूनिफॉर्मली इस फंक्शन को, कन्वर्ट करता है यूनिफॉर्मली, देन आपके पास Cn का आंसर ही आएगा। अब आपके पास ये जो सीरीज गिवन है, समीशन साइन Cn एंड फाई एन ऑफ एक्स, ये सीरीज गिवन है, ये कन्वर्ट करती है यूनिफॉर्मली आपके पास कोई भी फंक्शन हमने कह लिया f ऑफ एक्स को, ठीक है। अब आपने इसको f ऑफ एक्स के इक्वल रख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे फाई एम ऑफ एक्स को साथ, इधर फाई एम ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर फाई एम ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। Cn आपके पास एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर लिया। इंटीग्रल और समीशन साइन जो है वो क्या हो सकते हैं, इंटीग्रल और समीशन साइन इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया। अब आपके पास यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती हैं, जब mn के इक्वल है तो आंसर 1 आएगा, जब mn के इक्वल नहीं है तो आंसर 0 आएगा। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे लिमिट a to b है, तो यहाँ पे आपके पास कोई और वैल्यू भी -l होता है अगर, तो आप कह सकते हैं कि b के इक्वल। अब यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या बन जाएगी, आप यहाँ पे इस फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन है, ये वाले को Cm का नाम दे दें या Cn का नाम दे दें। आपको पता है कि फाई एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये तो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है हम Cn को इस फंक्शन के इक्वल, अब आपके पास ये चीज़ तो 1 हो गई है, ये फंक्शन Cm को इसके इक्वल रख सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि Cn इस फंक्शन के इक्वल है। आप इसको कुछ भी तरह से लिख लें, आपको ये जनरलाइज्ड फोरियर कांस्टेंट का आंसर आ चुका है। तो अब लेक्चर नंबर 36 MSE एंड RMSE हमारा टॉपिक है। MSE इज द मीन स्क्वायर एरर एंड RMSE इज द रूट मीन स्क्वायर एरर। अब ये जो मीन स्क्वायर एरर है, ये होता क्या है, पहले हम इसको सिंपल वर्डिंग में इसकी एग्जांपल को समझेंगे और फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस ले ली है। इस एक्स वाई एक्सिस में मैं अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू अगर एक एग्जांपल दूँ, तो हम वहाँ पे कुछ एक्स और वाई की किसी भी एग्जाम्पल के अंदर कोई एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली वैल्यूज़ लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने उस न्यूमेरिकल सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास उसकी कुछ वैल्यूज़ इस पॉइंट के ऊपर आई हैं, ठीक है। अब हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इधर आ गई हैं, ठीक है। इस प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ या आपके पास जो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इधर आ गई हैं। अब आपके पास ये जो थ्योरेटिकल और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, इसी को कहते हैं एरर। यही आपका एरर कहलाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसी एरर को देख रहे हैं, मीन स्क्वायर एरर को। अब आपके पास जैसे f ऑफ एक्स और f प्राइम ऑफ एक्स कंटिन्यूस पीसवाइज फंक्शन है। पीसवाइज फंक्शन आपको पता है क्या होते हैं,
फाइनाइट एट मोस्ट फाइनाइट वैल्यूज एट फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज पर आपको उसको आप पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। अब आपके पास जो फंक्शंस हैं ये पीस वाइज कंटिन्यूस हैं इन इंटरवल ए बी। फाई एम एफ एक्स बी एन ऑर्थोगोनल सेट, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ये ऑर्थो नॉर्मल है, ये एक ऑर्थो नॉर्मल सेट है इन ए बी के अंदर। अब आपके पास जो फंक्शन हमने ले लिया एफ एफ एक्स और एफ प्राइम एफ एक्स लिया, पीस वाइज है, आपने उसका ऑर्थो नॉर्मल सेट भी बता दिया। अब आपने इसको अप्रूव करने के लिए रिकमेंडेड बुक मैंने आपके साथ में ओपन कर ली ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज दैट वी कंसीडर द फाइनाइट सम। अब हम इसी जो आपने फंक्शन लेट किया है इसके अंदर से, या जो आपने ये फाई एम एफ एक्स लिया है, ये जो ऑर्थो नॉर्मल है, इसके अंदर से हम एक फाइनाइट सम लेते हैं। मतलब हमने एक सम उठाना है जो कि फाइनाइट है, और वो जो हमने सम इस फंक्शन के अंदर से उठाया, ये जो लेट किया हुआ फंक्शन है वो उठाया, वो है ए एन फाई एन एफ एक्स सम समीशन साइन एन 1 to इन्फिनिटी। ये हमने एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इस एफ एफ एक्स के अंदर से ले लिया, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले लिया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के करीब करीब हमने उस सम के अंदर से कोई वैल्यू जो है वो उठा लिया। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा है ये कांस्टेंट है। देन द मीन स्क्वायर एरर ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब आपके पास मीन स्क्वायर एरर इस फार्मूले की हेल्प से हम देखेंगे। मीन स्क्वायर एरर का ये फार्मूला एमसीक्यूज में भी आपके पास आ सकता है। एफ एफ एक्स आपका जो ओरिजिनल फंक्शन, फिर आपने ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है, इन दोनों का माइनस कर लेंगे तो आपके पास उसका एरर आ जाएगा। और इंटीग्रल ए टू बी ओवर बी माइनस ए, तो ये मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला। और यहाँ पे माइनस का साइन है, आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आपने इसको माइनस का साइन, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस के साइन को जरूर कर लें। यहाँ आपके पास माइनस का साइन है, ये होगा मीन स्क्वायर एरर। सिमिलरली जो रूट मीन स्क्वायर एरर, आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर एरर होगा। एंड द रूट मीन स्क्वायर एरर इज गिवन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द दिस फंक्शन। आपके पास ये रूट मीन स्क्वायर एरर आ गया। इसके बाद आप असल में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर को यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो मैथमेटिकल मेथड्स में होती हैं उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है, तो हम वहाँ पे एरर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास असल में ये एक्यूरेसी बताता है। और ये जो अल्फा एन है, वी आर एम टू फाइंड अल्फा एन विच विद इट प्रोड्यूस एट लीस्ट द लीस्ट मीन स्क्वायर एरर। और यहाँ पे आपके पास लीस्ट मीन स्क्वायर एरर अल्फा एन देगा। लीस्ट मीन स्क्वायर एरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लीस्ट मीन स्क्वायर एरर। अभी हम उसको देखेंगे। अब आपको इस एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मीन स्क्वायर एरर होता है ये कब यूज होता है, और जो रूट मीन स्क्वायर एरर होता है ये कब यूज होता है। जो मीन स्क्वायर एरर होता है जब आपके पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी लंबी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए जब आपके पास ज़्यादा एरर्स आ जाती हैं, लार्ज या ग्रेटर एरर या क्वांटिटीज़ जिसमें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे आप मीन स्क्वायर एरर यूज़ करते हैं। और जहाँ आपके पास सेम यूनिट्स होते हैं, किसी भी फंक्शन के यूनिट सेम होते हैं, तो वहाँ पे आप रूट मीन स्क्वायर एरर यूज़ करते हैं। तो ये वाली लाइन आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, और ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। और ये जो फंक्शन आपने लेट किया है ये सम ऑफ फाइनाइट सीरीज़ है। फाइनाइट सम आपने इस फंक्शन को लिया है जो कि उन्होंने बताया, फाइनाइट सम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 37। लेक्चर नंबर 37 के अंदर आपके पास लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन और प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी है। लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन क्या है, इसको लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन क्यों कहा गया है। लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन कहने के लिए सबसे पहले तो हम इसके थ्योरम को रीड करेंगे। थ्योरम में वो क्या कह रहा है, द रूट मीन स्क्वायर एरर इज लीस्ट। अच्छा, एक और बात बतानी थी कि जब आप ज़्यादा अपनी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में कौन सा वाला एरर यूज़ करते हैं, रूट मीन स्क्वायर एरर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे भी उन्होंने रूट मीन स्क्वायर एरर उसने कहा लीस्ट व्हेन द कोफिशिएंट्स अल्फा एन। अब आपके पास यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट लेट किया अल्फा एन फाई एफ एन, ये जो हमने सीरीज फाइनाइट सम लेट किया, अगर ये कोफिशिएंट अल्फा एन इक्वल हो जाए जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट के। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट की ये फॉर्म निकाली सी एन एफ एफ एक्स फाई एन एफ एक्स। अगर ये अल्फा एन इस सी एन के इक्वल हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि रूट मीन स्क्वायर एरर जो है वो लीस्ट हो गया है। कम से कम हमारे पास उसकी उसका जितना सोल्यूशन हम उसका फाइंड कर सकते थे वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको असल में हमने इस अल्फा एन को, ये जो लास्ट टाइम हमने जनरलाइज्ड कोफिशिएंट फाइंड किया उसके इक्वल रखना है। ये जो जनरलाइज्ड कोफिशिएंट एफ एफ एक्स फाई एन एफ एक्स के इक्वल है, ये उसने आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में बता दिया। अब आपको रूट मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला पता है फंक्शन, और उसका जो सम ऑफ फाइनाइट सम लिया, उन दोनों का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो आपके पास ये फार्मूला। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट बी माइनस से सेपरेट आउट कर लिया, ये आपके पास ये जो ऊपर नॉमिनेटर में फॉर्म है इसके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। अब आपको पता है कि ये जो अगर आप इसके यहाँ पे आपने माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन है। आपको पता है कि ये जो फाइनाइट सम है ये किसके इक्वल है, ए एन फाई एन एफ एक्स के इक्वल है। समीशन ए एन फाई एन एफ एक्स के इक्वल है n1 to इन्फिनिटी। तो अब आपके पास ये जो फाइनाइट सम है इसकी रिप्लेसमेंट में हमने ये वैल्यू लिख ली। ए एन आपको पता है कि अननोन है, अल्फा अननोन है, इसको हम फाइंड करेंगे। और ये जो फाई एन एफ एक्स है n1 to इन्फिनिटी, ये एक ऑर्थो नॉर्मल सेट है। अब आपके पास देखें एफ एफ एक्स माइनस एस एम एफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एरर के अंदर। तो अब हम यहाँ पे इसके दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इस साइड पे भी होल स्क्वायर लेंगे और इसकी इस साइड पे भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये फंक्शन तो इधर स्क्वायर बन गया, और ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये इस फंक्शन का स्क्वायर ए एन स्क्वायर फाई एन का एन एफ एक्स का होल स्क्वायर
और फिर आपके पास a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस फंक्शन को आपने a कह दिया और इस फंक्शन को आपने b कह दिया, तो a का स्क्वायर लिखा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखा, फिर b का स्क्वायर लिखा प्लस के साइन के साथ, और फिर माइनस 2ab होता है माइनस फॉर्मूले का 2, a क्या है एफ ऑफ एक्स है वो लिखा, और b क्या है a एन पाई एन ऑफ एक्स समीशन के साइन के साथ वो लिखा। अब आपने इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, ये आपने इसको कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपके पास ये वाली टर्म है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन पाई एन ऑफ एक्स अल्फा एन पाई एन ऑफ एक्स, जो ये फंक्शन है इसको आप ये स्क्वायर हो रहा है, मतलब आप इसको 2 टाइम्स इस तरह से लिख सकते हैं, पाई एन ऑफ एक्स ए एन पाई एन ऑफ एक्स ए एन पाई एन ऑफ एक्स, मतलब हमने इसको ओपन करके लिख लिया है। अब ये जो एक दफ़ा ये n वाला फंक्शन है, अब आपके पास आइंस्टाइन नोटेशन क्या कहती थी, आइंस्टाइन सम क्या कहता था, जब आपके पास दो वैल्यू सेम हो जाती हैं तो हम उसको आइंस्टाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपके पास n वाली सीरीज़ है तो हमने इसमें से एक सीरीज़ को m कह दिया कि आपके पास दोनों m वाली n और n वाली सीरीज़ थी, हमने इसमें से एक सीरीज़ को m कह दिया, m1 टू इन्फिनिटी, बाकी am पाई m कह लिया। अब आप इसको आइंस्टाइन नोटेशन के मुताबिक एक दफ़ा साम n1 टू इन्फिनिटी के लिए an पाई n ऑफ x लिखा, फिर m1 टू इन्फिनिटी के लिए am पाई m ऑफ x लिखा, और हमने इसकी ये फॉर्म लिख ली है। अब आपके पास इस इक्वेशन के अंदर ये जो an पाई n ऑफ x को पाई n ऑफ x है, इसकी रिप्लेसमेंट में ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे, बाकी आपके पास इक्वेशन एज इट इज़ आ रही है, इसकी रिप्लेसमेंट में हमने ये जो अब आपने इक्वेशन ड्राइव की ये लिख ली। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे a टू b। अब आपको ये पता होगा कि जो समेशन साइन है और ये जो इंटीग्रल हैं ये इंटरचेंज हो सकते हैं, कैन समेशन और इंटीग्रल जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी a टू b, सारे का इंटीग्रेशन a टू b लगाया, इसके साथ भी इंटीग्रेशन a टू b लगाया, इस थर्ड वाली टर्म के साथ भी इंटीग्रेशन a टू b लगा लिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या है, ये जो आपके पास ये 2 तो है कांस्टेंट है, अल्फा एन हमें आपके पास अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। ये जो पाई एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है, इसका पता है आपको कि जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट के इक्वल है, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर फाइंड किया, सी एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पाई एन ऑफ एक्स। तो आपके पास ये जो अंदर टर्म आई है पाई एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, इसकी रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पे सी एन लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे -2 अल्फा एन और सी एन लिख लिया। और यहाँ पे भी आपके पास ए एन ए एम फॉर्म, ये जो आपके पास ये वाला फंक्शन है ये एक आर्थो नॉर्मल है, अगर एम एन के इक्वल होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये ए एन ए एम एन एम को अगेन हम आइंस्टाइन नोटेशन के मुताबिक इक्वल रख लेंगे, तो एन एम जब एन और एम आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये समीशन ए एन का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन हो जाएगा, तो ये एन का स्क्वायर बन जाएगा। बाकी आपके पास एफ ऑफ एक्स बाकी सारा फंक्शन इक्वेशन 2 एज इट इज़ आ रही है। आप देखिए ये आपके पास माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास आ रही है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन साइन अल्फा स्क्वायर, ये वाला समीशन समीशन दोनों समीशन वाली है तो दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया, दोनों n1 टू इन्फिनिटी है तो हमने एक ही समीशन के अंदर लिख ली, अल्फा का स्क्वायर -2 a अल्फा एन सी एन लिख लिया। अब आपने ये जो आप टर्म आ रही है इसके अंदर सी एन को ऐड भी करना है, सी एन स्क्वायर को ऐड भी करना है और सी एन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो प्लस सब ऐड भी किया सी एन का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी किया सी एन का स्क्वायर। अब आपके पास ये यहाँ से इसका फार्मूला बन जाएगा a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। तो आपके पास इस ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसको आपने क्लोज करके लिख लिया, और वो जो उसकी क्लोज फॉर्म इसका फार्मूला क्लोज किया तो a n माइनस सी एन का होल स्क्वायर हो गया। जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या बन गई आपके पास -cn का होल स्क्वायर एज इट इज टर्म आ गई। आप देखिए आपने आपके पास यहाँ पे समेशन का साइन था और इसके पहले जब आपने इसके अंदर +cn -cn स्क्वायर ऐड किया तो इधर यहाँ पे समेशन का साइन था, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया। यहाँ पे समेशन का साइन था, जब आपके पास यहाँ पे ये न्यू फॉर्म बनी है आपने इसके पहले यहाँ पे समेशन का साइन लगाया, फिर आपने दोनों के साथ सेपरेट कर लिया है। समेशन का साइन फर्स्ट टर्म के साथ भी था, समेशन का साइन सेकंड टर्म के साथ भी है, दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। अब आपने लीस्ट स्क्वायर एरर से पता लगाना है कि आपके पास इसकी इक्वेशन क्या कह रही थी, आपके पास वैल्यू रूट मीन स्क्वायर एरर लीस्ट होगा जब आपके पास कोफिशिएंट ए एन उस जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट क्या है, सी एन किसके इक्वल था, पाई एन ऑफ एक्स आपके पास उस वैल्यू के इक्वल था। अगर वो उसके इक्वल हो जाएगा, पाई एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, अगर वो उसके इक्वल हो जाएगा तो आपके पास एरर जो है वो मिनिमम होगा। अब देखें अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ को इक्वल देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यू 0 हो सकती हैं, अगर आप यहाँ पे इस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखें तो आपके पास ये कोफिशिएंट का 0 कब हो सकता है, जब आपके पास जब आप इसका वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है। जब आप इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये वैल्यू आपके पास इटसेल्फ 0 हो जाएगी इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से। तो इसको इट्स मीन कि आप इस वैल्यू को तो यहाँ पे 0 नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप इसके बाद इस वैल्यू को चेक करें तो ये आपके पास एक कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो ये एक फोरियर कोफिशिएंट है, तो इसको आप 0 रख ही नहीं सकते। इट्स मीन कि हम इसको इस वैल्यू को यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे।
अब देखें हमने यहाँ पे इस वैल्यूज को, जब आपने ये जो सेकंड टर्म है इसको जीरो के इक्वल रख लिया, आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, n माइनस n का होल स्क्वायर आपके पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। देन आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, n माइनस n जीरो के इक्वल हो गया, n उधर माइनस n है, उधर जाके प्लस n हो जाएगा, तो n की वैल्यू के आगे cn आ गया। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि आपका जो रूट मीन स्क्वायर एरर है वो बहुत कम हो जाएगा जब आपके पास कोफिशिएंट जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है कि रूट मीन स्क्वायर एरर जब आपके पास हमने फंक्शन आपका जीरो नहीं हो सकता, फोरियर कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, जब आपने an को cn के इक्वल रख लिया तो आपका रूट मीन स्क्वायर एरर तब जीरो हो सकता है। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 37। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है बेसल्स इनइक्वालिटी की। क्या है आपके पास जो जनरलाइज्ड कोफिशिएंट फोरियर कोफिशिएंट ऊपर आया है उसी कोफिशिएंट को अभी हम देखेंगे जो आपके पास cn का द समेशन साइन के साथ, अगर आप इसको देखें ये जो cn कोफिशिएंट आया फोरियर जनरलाइज्ड कोफिशिएंट आया है, अगर हम इसको f(x) के स्क्वायर के इक्वल रख लें, अब रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। रूट मीन स्क्वायर एरर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये जो फंक्शन है रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख लिया। अब आपके पास अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आपके पास b माइनस इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f(x) प्लस sm(f)x या जब ये b माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास नॉमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो आपके पास f(x) फाइनाइट सम ऑफ x का स्क्वायर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन आपके पास ये अब हमने क्या किया है कि आपके पास ये जो फाइनाइट सम वाली वैल्यू है, फाइनाइट सम sm(x) का की वैल्यू आपने लेट की थी लास्ट लेक्चर नंबर 36 के अंदर, वो क्या थी, समेशन n1 टू इन्फिनिटी अल्फा n फाई n ऑफ x, ये आपने लेट किया था। फिर हमने लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर इस अल्फा n को cn के इक्वल भी प्रूव किया। तो फिर हमने उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही इस सीरीज को क्या कर लिया, ये जो आपके पास ये जो फाइनाइट सम की वैल्यू है f(x) का स्क्वायर sm ऑफ x का स्क्वायर, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, सारी कहीं अपने हैंड आउट्स अगर आपने प्रिंट करवाए हुए हैं तो वहाँ पे माइनस का साइन कर लें। अभी आपने ऊपर इसको प्रूव किया कि ये जो आपका f(x) माइनस फाइनाइट सम किसके इक्वल आ गया है, इसमें हमने ये जो कोफिशिएंट्स हैं जनरलाइज्ड कोफिशिएंट की इसके इक्वल रख लिया। तो हमने यहाँ पे भी इस फाइनाइट सम की रिप्लेसमेंट में ये cn रख लिया, समेशन साइन n1 टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। और अब अगर आपके पास ये cn यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये जो cn का स्क्वायर है ये लेस देन इक्वल टू f(x) हो गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी बेसल्स इनइक्वालिटी में कि समेशन cn n1 टू इन्फिनिटी में ये फंक्शन लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। लेक्चर नंबर 39 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट। आपने शो कराना है कि अगर आप ये जो फोरियर कोफिशिएंट है f(x) फाई n ऑफ x dx, अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आपको पता है कि जो हमने जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट हमारे पास था वो जो हमने प्रूव किया है लेक्चर 35 के अंदर cn f(x) फाई n ऑफ x dx के इक्वल है। ओके, उसके बाद आपके पास आपको ये भी पता है कि अभी हमने ऊपर प्रूव किया बेसल्स इनइक्वालिटी से कि जो समेशन साइन n1 टू इन्फिनिटी cn है वो f(x) फाई n ऑफ x के इक्वल है, f(x) फाई n ऑफ x के इक्वल है। हम इस फंक्शन ऑफ x को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। अगर अब ये cn अगर इसके इक्वल है तो हम बेसल्स इनइक्वालिटी से इस cn की रिप्लेस का समेशन साइन इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर आप इसके इंटीग्रल आप इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास लेस देन के है। ये फंक्शन लेस देन के क्यों है, आप इसको कोई भी फंक्शन लेट कर लें, उसका फाई n ऑफ x लेट कर लें, उनका उसके ऊपर इंटीग्रेशन करें तो आपके पास उसकी वैल्यू अगर लेस देन के आती है और के कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करता है हाउएवर इट लार्ज में भी, आपके पास इसकी इंटीग्रेशन करने से एक बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। तो हो सकता है कि वैल्यू लार्ज भी हो लेकिन आपके पास वैल्यू बहुत कम आएगी, जिसको इसी चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव करना है, जिसकी वजह से आपके पास ये जो फंक्शन है ये cn के इक्वल था। तो इसका मतलब है जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी वो cn जो है वो कन्वर्ट करने लग पड़ेगा, और जब cn कन्वर्ट करेगा तो मतलब cn जीरो को अप्रोच करने लग पड़ेगा, मतलब जीरो के करीब करीब होता जाएगा। इसका मतलब कि n इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग पड़ेगा, और जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू इटसेल्फ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस केस के अकॉर्डिंग जब वैल्यू करीब करीब या उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल होने लग पड़ती है। तो इस लेक्चर नंबर 40 स्टर्म लियोविली सिस्टम, जिसको आप एसएल सिस्टम भी कहते हैं। एसएल सिस्टम आपके पास क्या कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जो आपके पास, आप इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, ऐसा सिस्टम जो आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और उस सिस्टम को आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। क्या सिस्टम आपका लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब देखें ये सेकंड ऑर्डर किस तरह से बनेगा, जब आप इस डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, इसकी फॉर्म बन जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, और ये पी ऑफ एक्स इधर बाहर ही रहेगा। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स से एक चीज़ तो पता चल गई कि आपके पास ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है। इसके बाद यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी हुई लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि ये एक सेकंड ऑर्डर होती है। इसके बाद जो आप इसको कहते हैं ये ऑर्डिनरी इक्वेशन होती है। इसके बाद
होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस जिस जो आप सिंपल कह लेंगे जो जीरो के इक्वल होती है उस इक्वेशन को आप होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस एसएल सिस्टम की डेफिनेशन है। अब आप इस एसएल सिस्टम को किसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर डिफाइन करते हैं। अब देखिए ये जो डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो वैल्यू आती है उसको आप पी ऑफ एक्स कहते हैं। फिर क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर एफ एक्स इंटू आई इक्वल टू जीरो। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और एक्स ए और बी के दरमियान में है, ए और बी क्या है आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जी आपके पास ए भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, बी भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर ओपन इंटरवल होता तो मतलब जी ए और बी के अलावा इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और ये सब्जेक्ट किसके ऊपर हो रहे हैं, कौन सी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर सब्जेक्ट हो रहे हैं। अल्फा वन वाई ऑफ ए अल्फा टू वाई प्राइम ऑफ ए इक्वल टू जीरो, बीटा वन वाई ऑफ ए बीटा टू वाई प्राइम बीटा टू वाई प्राइम ऑफ बी इक्वल टू जीरो। अब ये जो अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू ये सारे आपके पास गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये जो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स है ये हमेशा तीनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होते हैं। यहाँ तो ये जीरो होते हैं, यहाँ जीरो से बड़े होते हैं। और ये गिवन डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, या आप इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक लैम्डा शो हो रहा है, लैम्डा एक पैरामीटर है। इस लैम्डा को ही असल में आपने फाइंड करना होता है। इससे पहले आपने ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोनॉर्मल क्या कब होता था, अगर कोई सोल्यूशन ऑर्थोगोनल है उसको नॉर्मलाइजेशन हमने प्रूव कर लिया तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल भी प्रूव करते हैं और वो ऑर्थोनॉर्मल भी होता है। तो आपने यहाँ पे इसी तरह से कुछ वैल्यूज देखनी है। अब ये जो लैम्डा है ये एक पैरामीटर है एक्स, इन्होंने कहा है कि लैम्डा इज अनस्पेसिफाइड पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हियर सिस्टम हैज सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज। अब आपने इस बात को याद रखना है कि जब आपने लैम्डा फाइंड कर लेना ना, अब आपका लैम्डा का आंसर आ गया, ये लैम्डा आपका आइगन वैल्यू कहलाता है, ठीक है। अब लैम्डा आइगन वैल्यू कहलाता है, आइगन वैल्यू को आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। और उस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग हम एक फंक्शन फाइंड करते हैं जिसको हम आइगन फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, लैम्डा आइगन वैल्यू होगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आप फंक्शन फाइंड करेंगे उसको आप आइगन फंक्शन कहेंगे। और अगर अब आपके पास एक और बात इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास लैम्डा जीरो आ जाता है तो जब आपके पास आंसर जीरो आ जाता है तो उस सोल्यूशन को आप ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है आप अगर ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सिर्फ जीरो इन्वॉल्व होता है। और जब आपके पास आंसर जीरो आ जाता है ना तो फिर आप उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके पास अगर लैम्डा जीरो के अलावा कोई टर्म आती है तो आप नॉन जीरो को वैल्यू आती है तो उसको आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के अंदर आपके पास y डबल प्राइम लैम्डा y है। आप इसको अपनी जनरल फॉर्म ऑफ एसएल सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे कि y डबल प्राइम है मतलब d स्क्वायर y बाई डी एक्स का स्क्वायर है। d अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। यहाँ पे इसके साथ y डबल प्राइम के साथ कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो हमने इस p ऑफ x की जगह पे 1 लिख लिया। प्लस अब लैम्डा y है तो लैम्डा लिखा, लैम्डा और उसके साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं, इधर बाहर y है, बाहर करके y लिख दिया। अब आपके पास लैम्डा के आगे आर ऑफ एक्स की वैल्यू है, लैम्डा के आगे कुछ भी नहीं है मतलब आर ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्यू ऑफ, इससे पहले क्यू ऑफ एक्स आता है तो क्यू ऑफ एक्स आपके पास इस इक्वेशन के अंदर इस लैम्डा से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स मीन कि क्यू ऑफ एक्स क्या है, जीरो है। अब ये कंडीशन आ गया। अब जो बाउंड्री वैल्यू गिवन है वो क्या है, जब y ऑफ जीरो और y ऑफ 1 है आपके पास आंसर जीरो। इसका क्या मतलब होता है बाउंड्री वैल्यू का, y ऑफ आपका इक्वेशन y और x के दरमियान में है। मतलब आपके पास ये जब y ऑफ x है, जब आपका x जीरो है तब भी y का आंसर जीरो के इक्वल है। जब आपके पास y ऑफ x 1 है तब भी आपके पास y का आंसर क्या है, जीरो है। तो अभी हम इसको आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास p ऑफ x q ऑफ x और r ऑफ x क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर p ऑफ x 1 है, q ऑफ x 0 है और r ऑफ x 1 है। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब इसकी सब्जेक्टिव 2 के ऊपर चलते हैं। आपके पास y ऑफ 0 0 के इक्वल है तो अब आप देखिए आपके पास अल्फा 1 y ऑफ a लिखते हैं आप। अब आपके पास y ऑफ 0 है तो आपके पास इससे पहले क्या है, अल्फा 1 है। अल्फा 1 क्या है, इसके पहले कुछ भी नहीं तो अल्फा 1 है तो अल्फा 1 की वैल्यू 1। आप उसके बाद y ऑफ अल्फा एज इट इज लिखते हैं तो आप y ऑफ 0 एज इट इज लिख लेंगे प्लस अल्फा 2 लिखेंगे तो यहाँ पे इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो अल्फा 2 0। फिर y प्राइम ऑफ आपके पास 0 अल्फा है, y प्राइम ऑफ अल्फा है तो y प्राइम ऑफ 0 ये किसके इक्वल है, पहली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 0 के इक्वल है तो y 0 0 के इक्वल है तो इसको हमने 0 के इक्वल किया। अब दूसरी कंडीशन पे है जब बीटा 1 की बात करें तो उसी तरह से इसके पहले y ऑफ 1, इससे पहले कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी 1, y ऑफ b मतलब y ऑफ 1 लिखा, बीटा y ऑफ b की जगह प्लस बीटा 2। अब इसके आगे तो कोई कंडीशन नहीं है तो बीटा 2 0 और y प्राइम ऑफ b की जगह y प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0 हमने कंपेयर कर लिया। अब अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा 2 0 है, बीटा 1 1 है और बीटा 2 यहाँ पे क्या है कंपेयर करने पे 0 है। तो हमारे पास p ऑफ x q ऑफ x r ऑफ x अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सारी वैल्यूज एसएल सिस्टम से हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो यही आपका था लेक्चर नंबर 40। अभी हम देखेंगे, अभी आपने यहाँ पे लैम्डा फाइंड करना नहीं सीखा, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लैम्डा भी देखेंगे। अब आपके पास लेक्चर नंबर 41 हीट इक्वेशन एज मोटिवेशन फॉर एसएल सिस्टम। आपके पास एक फॉर्म दी गई है, इक्वेशन दी गई है, वो कहता है कि इस इक्वेशन को आपको सारे कुछ बता दिया गया है। बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यूज बता दी गई हैं। जब x 0 है, u देखें u x और u आपके पास एक दफ़ा x पे डिपेंड कर रहा है और u एक दफ़ा यहाँ पे t पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि u हमारा x और t का फंक्शन है। और हमारे पास जब u x 0 है तब भी u 0 है, जब x l है, x 0 और x l का क्या मतलब है, हीट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब जब आपके पास उसका जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे x 0 है तब भी आपके पास ये पूरा ये जो हीट इक्वेशन, ये जो पूरी u की इक्वेशन है ये 0 होगी, वो सॉरी
यहाँ पे एक्स लिखना था। जब एक्स एल है तो तब भी आपके पास जो उसकी कंडीशन है वो क्या है, यू एक्स एल है तब भी यू क्या है, 0 है। अब जब टी 0 है, क्योंकि यू एक्स और टी का फंक्शन है ना, एक दफ़ा यहाँ पे हमें इस इक्वेशन से देख के पता चलता है कि यू किस किस का फंक्शन है। जब टी 0 है तो वो कहता है एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, और आपका सोल्यूशन जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब उसकी एक रेंज है, वो फाइनाइट वैल्यूज देगा। अब यू हमें इस इक्वेशन से देख के पता चला कि ये आपके पास एक्स और टी का फंक्शन है, तो हमने लेट कर लिया एक्स और टी। अब आपको यहाँ पे पार्शियल यू पे पार्शियल टी चाहिए, तो हम यहाँ पे पार्शियल यू पे पार्शियल टी इजीली ले सकते हैं। तो आपने टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, टी प्राइम आ जाएगा एक्स टी प्राइम। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्शियल यू पे पार्शियल एक्स चाहिए, तो इसके लिए जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, एक्स प्राइम ऑफ टी आ जाएगा, टी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स एक्स टी प्राइम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, टी ऑफ एक्स एक्स प्राइम ऑफ टी, और ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वैल्यू तो ठीक लिखी गई है, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स एक्स प्राइम ऑफ टी आता है, तो यहाँ एक्स टी प्राइम लिख दिया गया है। तो आपने इसको एक्स प्राइम ऑफ टी, आपके पास जो भी हैंड आउट्स हैं या आप खुद नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिखते हुए ध्यान रखना है, एक्स प्राइम ऑफ टी लिखना है, एच ऑफ एक्स, और आगे यू है कह रहा है तो यू हमने खुद लेट किया एक्स टी, तो उसकी जगह पे यू की वैल्यू लिखती है। अब आपके पास एक्स टी प्राइम, यहाँ पे एक्स प्राइम ऑफ टी है। अब टी एक्स प्राइम ऑफ टी है तो टी तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, पार्शियल एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट, टी को बाहर निकाल लिया। और एक्स प्राइम का क्या मतलब होता था, एक्स प्राइम अगर मैं आपको यहाँ पे लेना बता दूं, जब आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आप यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल x लिखेंगे, और ओके पार्शियल बाय पार्शियल x लिखेंगे और u की वैल्यू लिखते हैं ना, तो u की जगह पे आप लिख लेंगे एक्स टी, टी कॉन्स्टेंट है, टी बाहर चला गया आपके पास। अब ये क्या बन गया, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल कैपिटल एक्स बाय पार्शियल एक्स बन गया है। तो इस आपके पास ये जो पार्शियल कैपिटल एक्स बाय पार्शियल एक्स है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्स प्राइम कह देते हैं। तो उन्होंने इस फॉर्म को अब ओपन करके लिख लिया, डी एक्स बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास इस एक्स प्राइम की जगह पे उन्होंने क्या लिख लिया, इसको तो छोड़ देंगे, मिस्टेक है, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। एक्स इसकी जगह ये लिख लिया और एच एफ एक्स एज इट इज। अब आप यहाँ से एक्स के वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, टी को सेपरेट क्यों करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड में हम एक्स को एक साइड पे कर लेते हैं, टी को एक साइड पे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टी प्राइम वाले वेरिएबल को एक साइड पे, यहाँ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, जी एफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सारे फंक्शन को हमने माइनस लैम्डा के इक्वल रख लिया। माइनस लैम्डा के इक्वल रखने से पहले अगर आप इसको एसएल सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो आपके पास एसएल सिस्टम के साथ कंपेयर करने से आपके पास इक्वेशन वही बन रही है। देखिए अगर हम इसको एसएल सिस्टम से कंपेयर कर लेते हैं तो आपके पास फर्स्ट अगर आप देखें तो डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स होता है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो पी एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, के एफ एक्स बन गया, और एच एफ एक्स इंटू जी एफ एक्स है। अगर आप इस वैल्यूज़ को कंपेयर करें माइनस लैम्डा, अगर आप इस सारी इक्वेशन को आपने इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको मैं स्टेप बता देती हूँ। आपने ये वाली इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन को जी एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इस टर्म के साथ जी एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जी एफ एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ से ये जी एफ एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। अब आप इस टर्म के साथ जब जी एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक्स रह जाएगा। और ये माइनस लैम्डा के साथ जब आप जी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एफ एक्स लैम्डा हो जाएगा। तो आपके पास एट द एंड जो फॉर्म बन के आएगी, मैं बोलने लगी हूँ, आपने उसको लिख लेना साथ, डी बाई डी एक्स के ऑफ एक्स डी कैपिटल एक्स बाई डी एक्स प्लस एच ऑफ एक्स एक्स प्लस लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स एक्स, आपके पास एक्स कैपिटल इसकी फॉर्म बनेगी। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर से के ऑफ एक्स आर एफ एक्स क्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे खत्म होगी, आपके पास एट द एंड ये वाला इक्वेशन बन के आई, और यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक्स आएगा और यहाँ पे आपके पास जी ऑफ एक्स और एक्स दोनों आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स और एक्स लिखने लगी हूँ, और ये आपने उसको इक्वेशन को जब यहाँ माइनस लैम्डा हो जाके प्लस लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चला पी ऑफ एक्स क्या है, के ऑफ एक्स है, और एच ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स इंटू एक्स है। आपके पास यहाँ वहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर यहाँ वाई था, यहाँ एक्स है, मतलब हमारे पास एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है। तो आपके पास यहाँ पे भी इसके बाहर एक्स कॉमन आएगा। जब आपके पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास वाई बाहर था इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे एक्स को बाहर रखेंगे। अब आप वैल्यूज को कंपेयर करके अपना एच एफ क्यू ऑफ एक्स देखेंगे, क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, एच एफ एक्स आएगा, और आर एफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा, जी एफ एक्स आएगा। आपने सारी वैल्यूज देख ली हैं। इसके बाद आपने देखना है आपका जो इससे पहले ये वाली इक्वेशन बनी, टी प्राइम ऑफ अवर टी माइनस लैम्डा, इधर आके प्लस लैम्डा टी हो जाएगा, और आपके पास जो रूट्स यहाँ पे बनेंगे वो रियल रूट्स बनेंगे। आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ये रूट्स भी साथ लिख दिए हैं। जब आपके पास इस तरह से रूट्स आते हैं, आपके पास यहाँ पे टी का आंसर क्या आएगा, टी माइनस लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास टी प्राइम टी इसके माइनस लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। जब आपके पास इसके रूट्स बनेंगे तो वो टी ही इक्वल होगा, टी माइनस लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास इसके जो रूट्स बनेंगे, जब आपके पास रियल रूट्स बनते हैं तो रियल रूट्स में आप क्या करते हैं, रियल रूट्स में आपके पास अगर आपके पास एक रियल रूट आता है तो आप उसको सी ई की पावर में ए एक्स या सी ई की पावर में एम वन एक्स लिख लेते हैं। तो आपके पास इसका रूट माइनस, इसकी वैल्यू माइनस लैम्डा आई है, इस ए की जगह पे माइनस लैम्डा पुट किया, तो आपके पास इस टी का आंसर आ चुका है। अब आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता था। ऐसा अब आपके पास अगर आप किसी सोल्यूशन को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेके मानते हैं, C1 C2 C3 ज़्यादा वैल्यूज़ ले लेते हैं, और अगर आप उस सोल्यूशन को एक लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें तो आपके पास जो नेक्स्ट आप उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे वो भी एक सोल्यूशन माना जाता है। तो हमने इस सोल्यूशन को, जब आपके पास एक्स और टी दोनों का आंसर अगर हम देख लेते हैं, आपके पास टी का आंसर तो ये आया, एक्स वाली वैल्यू को हम एक्स एन ऑफ एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि आप इस एक्स वाली
वाली वैल्यू के अंदर से हमने क्या किया, इसको हमने एसएल सिस्टम से कंपेयर करके उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया था। अब आपके पास ये इस इक्वेशन के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने n1 टू इन्फिनिटी इस फॉर्म को CNE की पावर में माइनस लेमडा NT लिख लिया है। अब देखें आपके पास बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन थी, जब t 0 है तो वो f(x) के इक्वल है। तो अब आपने इस कंडीशन के अंदर t 0 पुट करना है। t 0 पुट किया e की पावर में, जैसे ही ये t यहाँ पे 0 पुट करने से ये सारा फंक्शन e की पावर में 0 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू तो हमेशा, ये वाली वैल्यू तो 1 होगी, आपके पास सिर्फ cn x n(f)x) रह गया, ये वाला सोल्यूशन। और जब आपको पता है कि जब हमारे पास ये इक्वेशन जब t 0 था तो u किसके इक्वल था, f(x). तो अब आपके पास ये जो न्यू फॉर्म एक फंक्शन की बनी है इसको आप f(x) के इक्वल रख सकते हैं। तो अब आप देखें ये जो cn है इसको हमने काफ़ी दफ़ा देखा, ये आपके पास जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट है और इस जनरलाइज्ड फोरियर कोफिशिएंट को आप इस तरह से भी लिखते हैं cn f(x) x n(f)x) ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपने देखा था। तो आपने इस फंक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पुटिंग अब आपके पास cn की एक वैल्यू आ गई है। जब आपने लेक्चर नंबर 31 32 आई थिंक सो किया था, उधर हमने ये सारी फॉर्म्स देखी थी कि आप इस इक्वेशन को इस तरह से क्यों लिख सकते हैं। तो आप देखें cn की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करती है, आपका जो ओरिजिनल ux(t) के फंक्शन है cn की वैल्यू यहाँ पे पुट की f(x) x f(n) e की पावर माइनस लेमडा NT और x n(f)x) आपका एज इट इज आ गया। तो ये वो है लेक्चर नंबर 42 आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ एसएल सिस्टम। आप देखिए इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि आप लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं और उस लेमडा को आइगन वैल्यू कहते हैं और उस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग जितने सोल्यूशन आते हैं आप उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। आप देखें ये भी मैंने आपको बताया कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कौन से होते हैं। जब आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो उसको ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं और वो आपके पास लेमडा की वैल्यू 0 आती है तो उसको आप ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन आप उस ट्रिवियल सोल्यूशन के रिलेटेड कोई भी आइगन फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 0 के अलावा कोई नॉन जीरो सोल्यूशन आता है तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस सोल्यूशन को आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहेंगे जब आपके पास 0 के अलावा कोई सोल्यूशन आएगा। तो हियर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ एसएल सिस्टम एग्जिस्ट इन जनरलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी 0 के अलावा एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अब आपका लेमडा की फॉर एग्जांपल वैल्यू आती है 1 और उस 1 के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी सोल्यूशंस आएंगे एंड द कोरस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस आर आइगन फंक्शंस ऑफ एसएल सिस्टम। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं y डबल प्राइम प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0 और उसके लिए बाउंड्री कंडीशन है जब x 0 है तो y की फंक्शन 0 है, जब x 1 है तब भी y क्या है 0 है और उसकी रेंज क्या है x 0 और 1 के दरमियान में है। जब भी आपके पास इस तरह का सोल्यूशन आता है ना तो आप उसको ईजी वे में सबसे पहले तो लिख लें और अगर आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं y को हम लेट कर लेते हैं e की पावर mx, इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y का एक टाइम दफा डेरिवेटिव लेंगे तो m e mx आएगा एक्सपोनेंशियल एक दफा एज इट इज और उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m हो जाएगा। फिर आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास m इधर ही रहेगा एक्सपोनेंशियल एक दफा एज इट इज m तो कांस्टेंट है। फिर आप एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास mx अगेन आएगा, mx के अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो m x 1 हो जाएगा, m आपके पास 12 आ जाएगा जिसकी वजह से वो m स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर e की पावर mx बन जाएगा और e की पावर mx को हमने वायलेट किया तो उस e की पावर mx की जगह पे हम वायलेट पुट कर देंगे, m स्क्वायर एज इट इज आ गया। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस y डबल प्राइम की जगह पे m स्क्वायर y पुट कर लें तो आपके पास m स्क्वायर y प्लस लेमडा y, अब आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा m स्क्वायर प्लस लेमडा और ये y का फंक्शन बन जाएगा m स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा और m स्क्वायर का आंसर। अब इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आसान करने का सॉल्व करने का ये भी तरीका है कि आप y डबल प्राइम को अगर हम d स्क्वायर आप मैथमेटिकल मेथड्स मैं आपके साथ अब तो काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से आप d स्क्वायर इसको लिख लें, d स्क्वायर प्लस लेमडा का इक्वेशन बन रही है, d स्क्वायर इधर ही यहाँ पे आके माइनस लेमडा हो गया। अब ये दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ रही है तो आप इसको प्लस माइनस एओटा लिखेंगे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इस लेमडा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो d की वैल्यू के आगे प्लस माइनस एओटा लेमडा जो यहाँ पे भी उन्होंने वही सॉल्व करके बताइए। आप देखें जब आपके पास रूट्स 0 के इक्वल नहीं आया इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास लेमडा का। तो अब आप इसकी आपको पता है जब रूट्स कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो आप उसको किस फॉर्म में लिखते हैं e की पावर में ax c1 cos bx c2 sin bx। अब आपके पास रूट्स कम्प्लेक्स हैं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे 0 प्लस माइनस रियल वैल्यू यहाँ पे इससे पहले क्या है 0 है और e की पावर में 0 है c1 cos एओटा लेमडा x है तो आप c1 cos स्क्वायर रूट लेमडा x c2 sin लेमडा x। अब आपके पास प्लस माइनस एओटा है तो आप एक दफ़ा इसमें प्लस वाली वैल्यूज लिखेंगे एक दफ़ा माइनस वाली, प्लस वाली तो लिख लेंगे फिर आप उसकी जगह पे माइनस स्क्वायर रूट लेमडा पुट करेंगे तो c2 cos माइनस स्क्वायर रूट लेमडा तो cos नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो c2 cos लेमडा हो जाएगा माइनस फिर c2 sin यहाँ पे आप प्लस c2 sin माइनस स्क्वायर रूट लेमडा पुट करेंगे, साइन नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व नहीं करता जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर आप cos वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें c1 प्लस c3 cos स्क्वायर रूट लेमडा x और फिर आप साइन वाली को इकट्ठा कर लें साइन स्क्वायर रूट लेमडा x कॉमन ले लें c2 माइनस c4 साइन स्क्वायर रूट लेमडा x आपके पास। अब ये जो c1 और c3 हैं इसको आप a का नाम दे दें a cos स्क्वायर रूट लेमडा x और ये जो c2 माइनस c4 है इसको आप b का नाम दे दें तो आपके पास ये
इक्वेशन बन के आ जाएगी। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, अदरवाइज मुझे इंस्टा के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लें, वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या थी, जब x 0 है तो भी y का फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करें, x की जगह 0 तो cos 0 1 होता है, तो आपका ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई। लेकिन sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब y का आंसर क्या आया, y हमारे पास 1 है। और जब आपके पास x 0 था तो वैल्यू किसकी इक्वल थी, 0 की इक्वल थी। जब आपने वैल्यूज को पुट कर लिया, अब आपने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लिया, ये वैल्यू तो 0 हो गया, ये cos लैम्डा वाली वैल्यू 1 हो गया, तो a किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इससे पता चला कि a का आंसर 0। अब आप इसकी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करें, a 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपका सिर्फ y का आंसर क्या आ गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन पर आएंगे, y जब x 1 है तब भी इसका आंसर क्या है, 0 है। तो अब आप x की जगह पे 1 पुट करें, b साइन स्क्वायर रूट लैम्डा। अब अगर आप यहाँ पे b को 0 रखते हैं, आप इस इक्वेशन के अंदर b को 0 रखते हैं, तब तो हमारे पास y का आंसर ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम b 0 नहीं रख सकते। अब हम साइन स्क्वायर रूट लैम्डा को 0 रखेंगे, साइन स्क्वायर रूट लैम्डा को 0 रखेंगे। साइन फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन फंक्शन मैंने आपको फोरियर सीरीज में बताया था, साइन एम पाई। आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए साइन फंक्शन, तो आप उसको साइन एम पाई के इक्वल रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर रूट लैम्डा साइन एम पाई के इक्वल हो जाएगा। साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट लैम्डा आपके पास साइन साइन से कैंसिल, तो आपके पास स्क्वायर रूट लैम्डा एम पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आप बस ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू एम स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गई, और एम आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब आपके पास लैम्डा का आंसर आ चुका है। अगर लैम्डा का आंसर आ गया तो एक्सप्लेन आपके पास आइगन वैल्यू आ गया, और आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आई है, लैम्डा का जो आंसर आया, आप उसको प्रीवियस सोल्यूशन के अंदर पुट कर लें, तो b साइन लैम्डा की वैल्यू एम पाई स्क्वायर रूट एम पाई x। अब आपके पास इसका आंसर जो है वो ये आ चुका है। एम स्क्वायर पाई स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो एम पाई x आ जाएगा। और अगर आप इसको किसी m वैल्यूज के लिए लिख लें, आपके पास यहाँ पे m कांस्टेंट है, मतलब y1 y2 y3, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो आपके पास क्या सारे बन जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस बन जाएंगे, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी आइगन वैल्यू है, आइगन फंक्शंस आती हैं, उसके रिलेशन में ही हम इसकी ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोनॉर्मलिटी, या फिर आप उसको ऑर्थोनॉर्मल चेक करते हैं। तो लेक्चर नंबर 43 ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शंस है। अब बस ये जो सोल्यूशन बना है, इसको हम ऑर्थोगोनल प्रूव करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता था कि जब अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 के इक्वल आ जाए, तो आप इसी सोल्यूशन को कहते हैं कि जब एम एन के इक्वल है और आपका ये रेंज जो है 0 से 1 की इंटीग्रल जो है वो 0 से 1 के दरमियान में है, अगर एम एन के इक्वल है तो बी एम, आपने इसे ये आपके पास आंसर बी एम साइन एम पाई एक्स आया, तो हम इसको बी एन साइन एम पाई एक्स भी लिख सकते हैं। बी एन कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, साइन एम पाई एक्स साइन एम पाई एक्स। अब आपका ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। आप बस यहाँ पे ये सारा फॉर्म साइन ए साइन बी तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे आप बस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस फॉर्मूले के अंदर आके, ये 2 क्या हो जाएगा, इस सारे से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला होता है, कॉज, एक दफ़ा साइन ए साइन बी को ओपन करते हैं तो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, तो इस दफ़ा आप इसको लिखेंगे कॉज एम माइनस एन, आपका पाई एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, फिर एक दफ़ा एम प्लस एन पाई एक्स वाई आ जाएगा, और ये 2 इधर इस पूरे से आके डिवाइड बी एन से कॉमन जो हमने लिया था उस कांस्टेंट जो था वो बाहर निकल आया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के ऊपर बी एन कवर टू एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1। अब आप कॉस की इंटीग्रेशन करें साइन, यहाँ पे भी कॉस की इंटीग्रेशन की साइन, तो साइन आपके पास एक और फंक्शन होता है इसकी, जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ आप इसको इस तरह सॉरी याद रखें कि साइन पाई एक्स साइन एम एन पाई एक्स हमेशा 0 होता है, तो आपके पास साइन एन पाई एक्स ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और कॉस एन पाई एक्स 1 होता है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू 0, इसकी वजह से ऑर्थोगोनल प्रूव हो गया कि जब आपके पास ये फंक्शन जो है, जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आया हुआ है ऑर्थोगोनल है। अब हम इसको ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करेंगे, तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए 2 कंडीशन थी कि जब एम एन के इक्वल है तो आंसर 1 है, जब एम एन के इक्वल नहीं है तो आंसर 0 है। तो उसके बाद जब एम एन के इक्वल है तो आप उसको बी, अब एम एन के इक्वल है तो आप इसको फाई एन एफ एक्स, ये क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन है, ये क्रोनिकल डेल्टा का साइन है जो कि जहाँ सारे कहीं एस लिखा हुआ है ये साइन है, ठीक है। अब आप इसको एम एन के इक्वल अगर हम प्रूव करेंगे, अगर एम एन के इक्वल है तो इसका आंसर 1 है, अगर एम एन के इक्वल है तो अब आप इसकी जगह पे एक दफ़ा बी एम साइन एम पाई एक्स लिखेंगे, एक दफ़ा बी एन साइन एम पाई एक्स लिखेंगे, फिर आप कहेंगे एम एन के इक्वल है तो आप इसको बी एम साइन एम पाई एक्स का होल स्क्वायर कह लेंगे। अब इसकी बी एम कॉन्स्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन करने से पहले इसके ऊपर स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एम पाई एक्स बन जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर का, कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2 के, तो 1 इसका फॉर्मूला ओपन किया 1 माइनस कॉस 2 अल्फा क्या है यहाँ पे हमारे पास एम पाई एक्स, अल्फा की जगह पे एम पाई एक्स ओवर 2 एज इट इज फॉर्मूले का आ गया। अब बी एम का स्क्वायर है एज इट इज इंटीग्रेशन देखें करेंगे 1/2
2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, सेपरेट आउट कर लिया 1/2 माइनस कॉस 2 m पाई x/2, ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा, बाय मिस्टेक उनसे लिखा गया। अब देखिए कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, साइन 2 m पाई x, और फिर अगेन इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 2 m पाई x का, तो आपके पास 2 m पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 m पाई आ गया। अब आप इसकी वाली लिमिट्स पुट करें, 1/2 फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो 1/2 इंटू 1, फिर 1/2 x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 0, तो 0 वाली वैल्यू जब दूसरी लिमिट पुट करें तो 0 हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट लिमिट का आंसर 1/2 आ गया। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो आपको पता है कि साइन n पाई x या साइन m पाई x 0 होता है, तो ये इक्वेशन अपर लिमिट या लोअर लिमिट पुट करने से वैसे ही 0 आएगा, तो 1/2 इंटू 1 bm² आपके पास इसका आ गया। ये आपके पास जब m n की इक्वल है तो ये क्या आंसर देता है, 1 आंसर देता है, तो हमने इसको 1 की इक्वल रखा हुआ है, तो bm²/2 आपके पास 1 की इक्वल हो गया। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, bm का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो bm का आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आपके पास जो लास्ट पे इक्वेशन आया था bm sin m पाई x, इसके अंदर bm की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल भी प्रूव हो गया, स्क्वायर रूट 2 sin m पाई x इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। हमने इसको 1 की इक्वल प्रूव करके 1 की इक्वल रख के इसको प्रूव कर लिया। लेक्चर नंबर 45 के अंदर एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस। अब आपका जो भी फंक्शन है इसको हम कोई भी फंक्शन लेट कर लेंगे और इसकी एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, हम सीरीज को एक्सपेंशन कह सकते हैं आपके, हम सीरीज को वेरी करते हैं, आपके पास n1 टू इन्फिनिटी, हम सीरीज को वैल्यूज देते हैं उसकी, इसको चेक करते हैं कि आपके पास सीरीज जो है वो ऑर्थोगोनल प्रूव हो गई, ऑर्थोनॉर्मल प्रूव हो गई। तो अब आपने इस सीरीज को लेट कर लिया, अब ये ऑर्थोनॉर्मल भी प्रूव कर लिया। अब हमने इस सीरीज को लेट कर लिया, हमने कहा कि f ऑफ x 1 की इक्वल है। क्यों लेट किया, अब आपने ऑर्थोनॉर्मल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि f ऑफ x cn f phi n ऑफ x के इक्वल होता है, और ये जो आपके पास लास्ट पे सोल्यूशन आया ये भी हमारे पास phi n ऑफ x का ही सोल्यूशन आया। यहाँ पे हमने इसको phi n ही लेट किया था, ठीक है। ये हमारे पास इसी चीज़ को हमने ये अगर ऑर्थोनॉर्मल है, ये ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये ऑर्थोनॉर्मल प्रूफ हो गया। अब हमने इस फंक्शन को भी देखा था कि f ऑफ x cn लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये ऑर्थोनॉर्मल वाले phi n ऑफ x का सोल्यूशन भी आंसर आ गया। phi n ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो आपने देख ली कि हमने इस वैल्यू को पहले से पढ़ा हुआ है, और ये भी देखा था कि cn किसके इक्वल होता है, cn f ऑफ x phi n ऑफ x के इक्वल होता है। f ऑफ x हमने लेट किया 1 है, phi n ऑफ x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 sin n पाई x आई है, स्क्वायर रूट 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगी, माइनस कॉस माइनस साइन बाहर आ गया, cos n पाई x हो जाएगी। फिर लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने से पहले इसकी इंटीग्रेशन क्या आई, माइनस cos n पाई x आई, फिर अगेन इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है, तो n पाई x का आपके पास वैल्यू क्या आएगी, n पाई आएगी, तो ये n पाई उन्होंने बाहर लिख लिया। अब आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, पहली लिमिट पुट करेंगे तो cos n पाई x की जगह 1 cos n पाई आ गया, फिर आप इसकी जगह x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू वैल्यू 1 हो गई है। अब आपको पता है कि ये cos n पाई माइनस, अब देखिए अगर आप इस सीरीज़ को इस तरह लिख लें, इस सीरीज़ को आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसको -1 की पावर n फॉर्म में लिख रहे हैं, और आप ये भी देखें अगर हम इस 1 को -1 का स्क्वायर लिख लें तब भी तो ये 1 ही बनेगा, -1 × -1 1 ही बनेगा, तो हमने इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, या हम इसको -1 की पावर n कह के भी कह सकते हैं कि अगर हम n को वैल्यूज़ देंगे, n को 1 वैल्यू, n को 2 वैल्यू देंगे तब भी हमारे पास ये इक्वेशन 1 ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट 2 ओवर n पाई 1 -1 का स्क्वायर sin n पाई x, हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। किस तरह से sin n पाई x, देखिए आप पास ये आंसर किसका आया, cn का आया, तो आपने इस f ऑफ x की जगह cn की वैल्यू पुट की, यहाँ पे cn का जो आंसर आया वो पुट किया, और यहाँ पे phi n ऑफ x का आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 2 sin n पाई x, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ली, तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। मेरे ख्याल में phi n ऑफ x मैंने यहाँ पे कोई मसला कर लिया, तो स्क्वायर रूट 2 तो ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं, तो आपने इसको देख लेना जरूर। और स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, दो दफ़ा जब स्क्वायर रूट 2 आएगा, एक दफ़ा cn के आंसर में स्क्वायर रूट 2 आएगा, एक दफ़ा phi n ऑफ x के आंसर में स्क्वायर रूट 2 आएगा, फिर हमने स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल लिया, तो आपके पास ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आपके पास जो लेक्चर नंबर 46 है वो आपने पहले पढ़ा एसएल सिस्टम, फिर हमने उसके बाद आइगन वैल्यूज देखा, आइगन वैल्यू क्या था, लैम्डा को आप आइगन वैल्यू कहते हैं, फिर उससे कोरस्पॉन्डिंग जितने भी फंक्शन आते हैं, सोल्यूशन आते हैं, उसको आप आइगन फंक्शन कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। अब आपने प्रूव करना है कि जो आइगन वैल्यू है जिसको आप लैम्डा कहते हैं, ये किसी भी एसएल सिस्टम के अंदर, कोई भी एसएल सिस्टम है उसके अंदर जो आइगन वैल्यू है वो रियल है। वैसे तो आपके पास एसएल सिस्टम की ना 3 टाइप्स होती हैं उसके आगे, अब आपके पास यहाँ पे टाइप्स तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हैं, टाइप्स होती हैं सिंगुलर, रेगुलर, पीरियोडिक, तो यहाँ पे टाइप्स एक्सप्लेन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि इसका जो लैम्डा आएगा वो रियल है, तो हमने इसको इसी को देख के यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे बहुत डायरेक्ट मेथड से उन्होंने प्रूव कर दिया है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप पेपर में खुद से कर सकें। देखिए बहुत आसान सी बात है, सबसे पहले आपको ऐसे एसएल सिस्टम लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे ये जो आइगन वैल्यू है ये लैम्डा है, इस लैम्डा को आपने प्रूव करने की ये रियल वैल्यू है, ना कोई ये कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं है, इसको रियल प्रूव करने के लिए आपके पास जो गिवन एसएल सिस्टम की इक्वेशन है इन इंटरवल ए बी के अंदर ये है जो आप इससे पहले भी देख चुके हैं, dy/dx, p(x), dy/dx, q(x), लैम्डा r(x), y। अब
आप इस इक्वेशन को क्या करके लिख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है क्या, डी बाई डी एक्स, मतलब कि आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। आपके पास यहाँ पे पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स दो टर्म्स पड़ी हैं और बाहर भी डिफरेंशियल है, मतलब हम इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को एज अ प्रोडक्ट रूल लगा के लिखिए। प्रोडक्ट रूल में लगाने से पहले आपके पास ये जो प्रीवियस बाउंड्री कंडीशन आपने देखी वो ये वही है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये रियल नंबर्स हैं और ये यहाँ पे इसका है रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन होगी। अब देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा सा लिखा ताकि जितना मेरे से हो सका था मैंने इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये पी प्राइम ऑफ एक्स मैंने लिख दिया और सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये डी बाई डी एक्स इसके ऊपर जब अप्लाई का होगा तो ये डी स्क्वायर और ये डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बन गया और ये क्यू ऑफ एक्स लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई फंक्शन एज इट इज आ गया। अब आप इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, इसको वाई प्राइम लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप वाई डबल प्राइम लिख सकते हैं, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई है। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड रुक जाएं ताकि मैं आपका टॉपिक साथ में क्लियर कर सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये सारा करने के बाद हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का क्लियर करने के लिए मैंने ये ओपन किया, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ बार इन वाई। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ पे इस कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज बार। आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए साथ में रिलेट कर दिया। हम कॉन्जुगेट क्या कहते थे, हम कॉन्जुगेट लेते थे उसको, अगर प्लस होता था तो उसको माइनस कर देते थे, वो कॉन्जुगेट। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्जुगेट को, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को एज अ यूजिंग अ बार रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास वाई को बार कर देंगे और जहाँ लेमडा आ रहा है उसको भी बार कर देंगे। अब आपने इस फंक्शन को लिख लिया, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे ये वाई प्राइम है, इसके ऊपर बार आ गया। अब आपके पास यहाँ वाई डबल प्राइम है, बार आ गया और यहाँ पे वाई आएगी, बार आ गई। ये आपकी रिकमेंडेड बुक है फोरियर सीरीज की, जो आपको अनाउंसमेंट में सर ने बताई थी। अब आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन के आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देंगे तो पी प्राइम ऑफ एक्स वाई। अब इस इक्वेशन को मैंने पहले लिखा, फिर माइनस को माइनस कर दिया इससे ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर से, जब मैंने माइनस किया तो ये आप बस इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपके जो पी प्राइम ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट है उनको इकट्ठा कर लेंगे, पी प्राइम ऑफ एक्स है, वाई बार प्राइम है, ये पी प्राइम ऑफ एक्स है, ये वाई प्राइम है, लिख लिया। फिर पी ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट को इकट्ठा कर लिया, पी ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम प्राइम, पी ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम आ गया। फिर आपने क्यू ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट को इकट्ठा करेंगे, ये क्यू ऑफ एक्स यहाँ बाय माइनस का साइन है, ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से, तो ये क्यू ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेमडा बार आर एफ एक्स, और यहाँ पे भी आपके पास क्या, कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेमडा बार आर एफ एक्स माइनस लेमडा आर एफ एक्स इंटू इक्वेशन ऑफ वाई, और ये वाला वाई आपके पास क्या बन जाएगा, वाई वाई डबल प्राइम बन जाएगा, वाई वाई प्राइम बन जाएगा। बाकी देखें मैंने सारे पी प्राइम ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट लिखे, फिर पी ऑफ एक्स वाले, फिर क्यू ऑफ एक्स, ये क्यू ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो सकता है, और ये जो लेमडा बार आर एफ एक्स वाई वाई प्राइम वाले कंपोनेंट को इकट्ठा कर लिया। अब ये जो पी प्राइम ऑफ कंपोनेंट है वाई प्राइम बार माइनस ये वाई प्राइम, पी प्राइम कॉमन ले लिया, पी एक्स का फंक्शन है, मैंने पी प्राइम सिर्फ लिख दिया। ये फिर पी वाला कंपोनेंट एज इट इज कॉमन ले लिया, वाई डबल प्राइम बार और वाई डबल प्राइम आ गया। फिर आपके पास ये जो लेमडा वाला कंपोनेंट है, लेमडा बार माइनस लेमडा और आर एफ एक्स कॉमन आ सकता है, वाई लिख लिया, वाई वाई बार बन गया। अब आपके पास ये सारे कंपोनेंट लिखने के बाद ये इक्वेशन कुछ बन के आ गई है, पी प्राइम वाई वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिलेट करूंगी मैं थोड़ा सा आपके हैंडआउट से। यहाँ पे देखिए उन्होंने ये चीज़ें डायरेक्ट कर दी है ना, हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये इक्वेशन किस तरह से बनी है, यहाँ से ये डायरेक्ट हो गया। और फिर ये आपके पास जो वाई फंक्शन है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ से ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स था, और इस कंपोनेंट के अंदर भी वाई आ रहा था। इससे नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस कंपोनेंट को वो जो वाई हमारा पूरा कॉमन आ रहा था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हर टर्म के साथ हमने वाई लगा दिया, क्या, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म के अंदर भी, इस टर्म में भी वाई था, पी प्राइम ऑफ एक्स में भी, पी ऑफ एक्स में भी, और ये जो क्यू ऑफ एक्स वाला फंक्शन है इसके अंदर भी वाई था। तो मैंने इसके साथ क्या किया, इस सब के साथ वाई कर दिया। अब अगर आपके पास ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इसको अगर हम, ये ओपन फॉर्म है, अगर हम इसको क्लोज करके लिखें ना, मतलब कि अगर आप इस पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें और ये जो वाई प्राइम बार माइनस वाई बार वाई प्राइम, इसका अगेन डेरिवेटिव लें, तो आपके पास यही वाली टर्म बन के आएगी। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, पी प्राइम आएगा, सेकंड आपके पास वाई वाई बार प्राइम माइनस वाई बार वाई प्राइम, ये फंक्शन जो है वो आपका कोई एज इट इज रह जाएगा। आपके पास यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज हैं, आपने इनको देख लेना है, ठीक है। अगर आप इसको एज इट इज भी लिख लें तो ठीक होगा। अब देखें, आप इसका बाद आपने पी को कांस्टेंट रखना है और इस अंदर वाली वैल्यूज का डेरिवेटिव ले लेना है। आपके पास ये जो अंदर वाली इनर टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये टर्म्स आएंगी। डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको एवेलुएट करेंगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, लेमडा बार माइनस लेमडा आर एफ एक्स वाई वाई बार हो गया, ठीक हो गया। अब आपके पास देखें जी, ये माइनस अंदर
मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये लैम्डा माइनस लैम्डा बार आर एफ एक्स वाई वाई हो जाएगा। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट और डिफरेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो ये डिफरेंशियल इस इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो सकती है, लेकिन हमारी इंटीग्रेशन कौन से पॉइंट्स के ऊपर थी, ए से बी पॉइंट्स के ऊपर थी। और यहाँ पे भी आपने इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन, ये लैम्डा तो कांस्टेंट है कि ए टू बी आपके पास आर एफ एक्स वाई वाई बार के ऊपर क्या होगी, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटीग्रेशन हो गई, आपके कंपोनेंट्स आ गई, ये पी एफ एक्स। अब आप यहाँ पे जब आपके बस इंटीग्रेशन हुई है तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी जो अपर और लोअर लिमिट्स वो तो एज इट इज आ गई। पी एफ एक्स तो आपके पास पी एक रियल उन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दिया था, जो पी है वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये तो आपके पास एज बाहर निकल आया कांस्टेंट के तौर पे। बाकी ये जो वाई वाई प्राइम वाई बार वाई प्राइम है, इस फंक्शन के अंदर आप पहले अपर लिमिट पुट करें, पी एफ एक्स एज इट इज अपर लिमिट पुट की तो वाई ऑफ बी इस वाई के साथ वाई ऑफ बी, फिर वाई प्राइम ऑफ बार ऑफ बी, ठीक है, माइनस फिर वाई बार ऑफ बी वाई प्राइम ऑफ बी, ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन, जब अपर से लोअर में जाती है तो माइनस साइन, फिर अगेन वाई ऑफ ए वाई प्राइम बार ऑफ ए, ये कंपोनेंट, फिर माइनस साइन है, यहाँ प्लस हो जाएगा वाई बार ऑफ ए, और फिर लोअर लिमिट पुट करें तो ए है तो वाई प्राइम ऑफ ए, तो ये कंपोनेंट आपके पास बन के आ गए। और इस कंपोनेंट की भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपके पास ये जो बाउंड्री वैल्यूज गिवन थी अल्फा 1 वाई ऑफ ए, अल्फा 2 वाई प्राइम ऑफ ए, आपके पास क्वेश्चन में असल सिस्टम में गिवन थी। अब इसके अंदर आप क्या करें, इसको आप इधर ही रहने देंगे, ये इक्वल साइन यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्फा 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 हो जाएगा, वाई ऑफ ए इधर ही, ये वाई प्राइम ऑफ ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई अल्फा वाई ऑफ अल्फा वाई प्राइम ऑफ अल्फा इधर आके डिवाइड हो गया, अल्फा 2 ओवर अल्फा 1 आ गया माइनस साइन के साथ। अब आपके पास ये इक्वेशन तो बन के आ गई। इसी तरह से जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, अगर हम इस वाली इक्वेशन के ऊपर ही कॉन्जुगेट लगा दें तो वाई बार ऑफ अल्फा, यहाँ पे भी वाई प्राइम बार ऑफ अल्फा, ये भी हमारे पास इसी तरह से, अगर ये वाली इक्वल इसके है तो ये वाली टर्म भी तो इसके इक्वल हो सकती है, इक्वल आएगा। चलें वाई बार ऑफ अल्फा वाई प्राइम ऑफ अल्फा इक्वल आया। अब इक्वल के साथ राइट साइड पे क्या तो कोई साइन है तो प्लस है, जब वो राइट से लेफ्ट पे आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गया आ गया। अब ये इक्वेशन आप इसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे जीरो के इक्वल हो गया। इसी तरह से आप बीटा वाली कंडीशन को लेंगे और आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट्स मीन कि ये पी ऑफ एक्स वाली ये पूरी टर्म ही क्या होगी, जीरो होगी। आपके पास सिर्फ लेमडा माइनस लेमडा बार आर एफ एक्स और ये वाई बार बाकी बचा। और ये जो वाई बार है आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस एमटी 632 में आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज भी आपने पढ़ा होगा कहीं पे। जब भी आप जेड बार लिखते थे तो ये जो जेड बार है ये मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता था, ठीक है, इसके मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता था। तो यहाँ पे भी वाई बार है, इसको आप लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वाई के स्क्वायर के इक्वल है। आपने यहाँ पे जो वाई बार है उसकी जगह मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर लिखा है, लैम्डा है रियल वैल्यूड कांस्टेंट, वाई से लगे आर एफ एक्स है। उसके बाद ये आर एफ एक्स हमेशा पी एफ एक्स आर एफ एक्स क्यू एफ एक्स हमने एसएल सिस्टम में देखा ग्रेटर देन जीरो होता है हमेशा। अब आपके पास ये वाली वैल्यू तो जीरो से हमेशा बड़ी है, वाई भी आपके पास मॉड ऑफ वाई भी हमेशा क्या है, जीरो से बड़ा ही है। इट्स मीन कि ये दोनों फंक्शन तो जीरो से बड़े ही हैं। इट्स मीन सिर्फ इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वल रख सकते हैं। इसको इक्वल रखा, लैम्डा बार की इक्वल हो गया, जिससे पता चल गया कि लैम्डा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 47 द गैमा फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन है। गैमा फंक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैमा फंक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। आपके पहले बता दूं, अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके पास मिड के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर से आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकता है। तो गैमा फंक्शन, बीटा फंक्शन, उसके बाद फोरियर इंटीग्रल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, आपने ये जरूर करना है, इसको अच्छे से समझ लें। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक एमसीक्यूज वीडियो भी जरूर बना दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, एमसीक्यूज भी आपको समझ आ सके। अब जो गैमा फंक्शन है इससे ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं वो भी हम साथ साथ अभी देख लेंगे, और बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो गैमा फंक्शन इज डिफाइंड एंड गिवन बाय, अब गैमा फंक्शन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, गैमा ऑफ n+1 है, अगर यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू n+1 है तो यहाँ x की पावर में n होगा, अगर यहाँ n+1 है तो यहाँ n होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास n-1 होता तो उससे प्रीवियस वैल्यू होनी थी, तो यहाँ n+1 तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा आया, n का आया। अब आपके पास इंटीग्रल साइन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक x फंक्शन है। तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन हो रही है 0 to ∞। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन कह लिया, इसको सेकंड फंक्शन कह लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, x एंड एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन करते थे आप। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे e-x और इसके डिनोमिनेटर में भी कौन सा साइन आएगा, -1 का साइन आएगा, ठीक हो गया। फिर आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। अब लिमिट्स पुट करने से पहले आप नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स एन का डेरिवेटिव हो जाएगा nxn -1 पावर स्टार्ट में, और पावर में से फिर एक माइनस कर देते हैं, और फिर इस अगेन e-x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी अगेन इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगी। अब आपने इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करना है, अपर लोअर लिमिट को पुट करना है, 0 to ∞
लिमिट्स हैं। अब देखें जब 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स, जब इसके अंदर हम x की पावर में, अब ये लिमिट्स हमारे पास क्योंकि ये dx का फंक्शन था, मतलब x के अंदर हमने ये लिमिट्स को पुट करना है। इन्फिनिटी की पावर में n हो जाएगा, e की पावर में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये फंक्शन पूरा आपका फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है e माइनस एक्स एन एक्स एन माइनस 1 रह जाएगा। n कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x n माइनस 1 e माइनस एक्स रह गया, और आपके पास एक न्यू फंक्शन बन के आ गया जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के। अब जो हमारा न्यू फंक्शन बन के आया है वो किसका, कौन सा फंक्शन है, n बाहरी, और यहाँ से अगर मेरा फंक्शन n+1 था तो उससे हमारा फंक्शन जो नेक्स्ट बन के आया उसको हमने n गैमा ऑफ n कह देना है। और एक बात याद रखनी है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जेंट होता है n ग्रेटर देन 0 के लिए। इसको मैंने थोड़ा नोट डाउन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। गैमा n+1 जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि x n e माइनस एक्स के इक्वल है, जो कि आपकी हैंडआउट्स में भी लिखा गया है, गैमा n+1 इसके इक्वल है। फिर हमने इसको ड्राइव किया तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म आई, और ये जो न्यू फॉर्म आई है ये गैमा n की आई है। फिर गैमा n किसके इक्वल होता है, अगर यहाँ n है तो उससे प्रीवियस वैल्यू, अगर आप रियल लाइन पे देख भी लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ अगर n प्लस, हम इसको इस तरह से लेकर चलेंगे n, फिर इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू में n+1 होगा, और इसकी जो राइट साइड पे है वो n-1 n-2 वाली वैल्यूज होंगी। अब अगर इधर n+1 है तो इससे प्रीवियस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फंक्शन में आएगी। अगर यहाँ फंक्शन n है तो इससे प्रीवियस वैल्यू, तो n से प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n-1, तो ये फंक्शन आएगा। और अगर आप इसको ड्राइव कर लेते हैं इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा के तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब गैमा n+1 है तो ये फार्मूला फंक्शन होगा, अगर गैमा n है तो ये फार्मूला होगा। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आपके पास MCQs हो गए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट MCQs है, गैमा n+1 n गैमा n की इक्वल होता है। कहीं जगह पे आपको गैमा का साइन ये शो हो रहा होगा, अगर ये वाला साइन है तो भी ठीक है। गैमा n+1 है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं n गैमा n, और गैमा n+1 है अगर तो उसको आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, तब भी देखते हैं कि क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे n1 पुट करते हैं, अभी हमें चाहिए है कि n1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, गैमा 2 हो जाएगा। n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट किया, गैमा 1 आ गया। अब ये जो गैमा 1 आया है, अब आपके पास गैमा n की फार्मूला तो आपको पता है कि ये गैमा n का फार्मूला, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया, गैमा 1 हो गया। यहाँ पे भी इसकी जगह n की पावर में n में 1 पुट किया तो x की पावर 0 हो गई, और e माइनस एक्स हो गया, सिर्फ e माइनस एक्स रह गया। अब आप इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा के करें तो आपके पास इस गैमा 1 का आंसर भी 1 आएगा, जो कि उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब 1 डॉट 1 ही होगा, उसको आप 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो अगर वो आपको MCQs में पूछ लें तो गैमा 2 क्या होता है, 1 फैक्टोरियल होता है। फिर अगर गैमा 3 फाइंड करना है तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3 होगा। फिर यहाँ पे n की जगह 2 और गैमा 2, सेम आपने वही काम करना है। अब यहाँ पे आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 - 1, आपके पास जो फंक्शन आएगा x और e माइनस एक्स आएगा। उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर दरम्यान में माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो आप बस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और e माइनस एक्स की माइनस e माइनस एक्स के गेन इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आप बस गैमा 2 का आंसर भी 1 ही आएगा। इसको आपने कैलकुलेट कर, इसको वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख दी गई, इधर से ही कैलकुलेट करके लिख दी गई है। और अगर आपको यहाँ से बार बार कैलकुलेट में मसला आ रहा है तो आपको प्रीवियस वैल्यू देखें, आपके पास प्रीवियस वैल्यू में गैमा 2 का आंसर क्या आया था, 1 फैक्टोरियल आया था, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आपने n3 पुट किया तो 3 + 1 4 हो गया, 3 गैमा 3 हो गया। अब आपको पता है कि गैमा 3 का आंसर 2 फैक्टोरियल आया, गैमा 3 की जगह 2 फैक्टोरियल पुट किया, 3.2 ओपन करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल। अगर वो आपको कह देता है कि गैमा 4 MCQs में किसके इक्वल है तो गैमा 4 = 3 फैक्टोरियल, या गैमा 4 = 3.2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों सेम ही बातें हैं। तो ये यहाँ पे लिखा गया। अगर अब आपको एक सिंपल फंक्शन कह देता है, आप कहते हैं कि सिंपल वैल्यू दे देता है, कहते हैं गैमा 6 फाइंड करें, तो जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दे तो उसको आप इसका आपने गैमा फाइंड करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये n है ना आपके पास, गैमा n इसको लिख पढ़ते हैं, तो ये जो n है इसमें से एक माइनस कर देंगे, n-1 कर देंगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उस n-1 का फिर फैक्टोरियल ले लेते हैं, फिर 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो आपके पास 120 आ गया। अगर वो आपको यहाँ पे गैमा 2 कह देता तो आप 2 में से एक सिंपल 2 में से 1 माइनस करते और फिर 1 का फैक्टोरियल ले लेते तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। आप इसको सिंपल इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, अगर आप इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे तो भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपके पास हो गया गैमा फंक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल थी, इस फार्मूले को समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखी गैमा 7/2 अगर आपने फाइंड करना है तो गैमा 7/2 है। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें आपके पास n गैमा n इक्वल होता है गैमा n+1 के। आपके पास ये गैमा n की फॉर्म है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसको 7/2 को 5/2 + 1 कर लूँ तो मेरे पास अगेन एलसीएम लेने से ये 7/2 ही बनेगा। ये फॉर्म लिख ली आप, n गैमा n+1 फॉर्म बना ली। अब गैमा n+1 फॉर्म किसके इक्वल है, n गैमा n के। ये मेरे पास 5/2 यहाँ n है और ये +1 एज इट इज इसका आ रहा है। अब ये जो n गैमा n के इक्वल है तो 5/2 n की जगह पे 5/2 लिखा गैमा और फिर अगेन n की जगह पे 5/2 लिखा, 5/2 बाहरी। अब अगेन आप इस 5/2 को ओपन कर सकते हैं, 3/2 + 1 बन जाएगा। अब अगेन आपके पास ये n है, 5/2 इधर ही
एन स्टार्ट में आ गया और फिर गैमा और अगेन 3/2 आ गया। अब हमने इसको तब तक करना है जब तक हमारे पास वैल्यूज रिड्यूस नहीं हो जाती हैं। अब 5/2 पहले ही बाहर है, ये 3/2 इस फॉर्मूले से एन से बाहर आया और गैमा एन हमने अगेन सेपरेट करके लिख लिया गैमा 3/2। अब हम अगेन 3/2 को ओपन कर सकते हैं 1+1/2 से। ये हमारे पास अब एन है 5 3 15/4 हो जाएगा। अब ये एन है, ये एन स्टार्ट में आ जाएगा और फिर अगेन गैमा एन लिखा तो गैमा 1/2 15/8 हो गया और गैमा 1/2। और गैमा 1/2 आपको MCQs के लिए पता होना चाहिए गैमा 1/2 स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है। तो 15/8 स्क्वायर रूट पाई। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये स्क्वायर रूट पाई के किस तरह इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक अगेन आपके जो रिकमेंडेड हैंडआउट्स है वहाँ पे भी कुछ MCQs बनते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको साथ ही रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि आपका कंसेप्ट साथ साथ गैमा फंक्शन का पूरे तरीके से क्लियर हो सके। गैमा n+1 हमने देखा कि n गैमा n की इक्वल है। मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे गैमा ऐसे लिखा हुआ है तो भी आप इसको गैमा ही रीड करती हैं, ठीक है। गैमा n+1 इसकी इक्वल है। अगर अब आपने गैमा 1 फाइंड करना है तो वो 1 होता है। अब यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। अब एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो गैमा n+1 n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। और फिर हम यहाँ पे गैमा n भी देखा, गैमा n किस तरह से फाइंड करते हैं। गैमा 6 अगर हमने फाइंड करना हो तो हम 6 में से 1 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा तो वो हमारे पास 120 आ जाएगा। अब ये जो गैमा 6 मतलब 6 को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा n है यहाँ पे, तो गैमा n जो होता है उसको आप फैक्टोरियल फंक्शन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गैमा 1/2 स्क्वायर रूट पाई की इक्वल होता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। और रिकरेंस रिलेशन वो वाला रिलेशन होता है जो वैल्यूज आपको बार बार रिपीट होती हैं, उसको आप कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। तो इसको द रिलेशन 2, आपके पास ये जो ऊपर रिलेशन नंबर 2 है गैमा n+1 n गैमा, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं गैमा n की वैल्यू गैमा n+1 और n हो जाएगा। अब ये वाला रिलेशन क्या है, विच हैज 1 एज अ सोल्यूशन बाय टेकिंग 1 एज अ डेफिनेशन ऑफ गैमा n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। अगर हम गैमा n की वैल्यू को इसके अंदर से फाइंड कर लें तो हम एक न्यू फॉर्म जनरलाइज करके लाएंगे जो कि आपके पास ये होगी। अब ये जो न्यू फॉर्म, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, एनालिटिक कंटिन्यूशन कहलाएगा। और इसी टॉपिक को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एनालिटिक कंटिन्यूशन क्या होता है। तो इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू एक्सटेंड द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। ये वो टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके किसी भी गिवन फंक्शन की डोमेन का पता लगाते हैं और उसकी डोमेन का पता लगाते हैं उसकी नेचुरल डोमेन से, बियॉन्ड इट्स नेचुरल डोमेन ऑफ अ डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गैमा ऑफ n+1 हमारे पास इसका ये फॉर्मूला था, गैमा ऑफ n+1 क्या होता है, n इंटू गैमा ऑफ n होते हैं। अब देखिए अगर यहाँ n+1 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n की जगह अल्फा, गैमा ऑफ अल्फा+1 अल्फा इंटू गैमा ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे n इंटू गैमा ऑफ n था तो हमने यहाँ पे n की जगह बस अल्फा कर दिया। ये आपके पास गैमा ऑफ अल्फा+1 का क्या आ गया, आंसर आ गया। आप यहाँ से आप गैमा ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास ये गैमा ऑफ अल्फा का आंसर आ गया। अब देखिए आपने इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये समझ आ गया तो दूसरा वाला भी समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला, यहाँ पे गैमा ऑफ अल्फा है तो जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू है गैमा ऑफ अल्फा की। अगर अब आपने इसका अल्फा+1 बताना है तो यहाँ पे भी अल्फा+1 है तो इसके डिनोमिनेटर में भी अल्फा+1। अगर यहाँ अल्फा+1 है, यहाँ 1 है तो उसके नोमिनेटर में इधर 1 है तो इधर नोमिनेटर में 2 होगा। यहाँ अल्फा के साथ 0 था, कुछ भी नहीं था ना, अल्फा+0 आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो यहाँ नोमिनेटर में 0 से नेक्स्ट वाला अल्फा+1 हो गया। यहाँ 1 है तो यहाँ नोमिनेटर में 2, लेकिन ये वाला और ये जो डिनोमिनेटर वाला ये सेम होगा, अल्फा+1 अल्फा+1। अब आपके पास गैमा ऑफ अल्फा+1 का आंसर आ गया। अब गैमा ऑफ अल्फा इधर ही रहने दिया, ये 1 अल्फा इधर ही रहने दिया, गैमा ऑफ अल्फा+1 का आपको आंसर मिल गया है, गैमा ऑफ अल्फा+2 ओवर अल्फा+1। तो हमने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी जगह पे इसका ये वैल्यू पुट कर ली, गैमा ऑफ अल्फा+2 ये, और नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा+1 ये, और इसका ऑलरेडी ऊपर अल्फा पड़ा हुआ ये, तो आपके पास ये इसका गैमा ऑफ अल्फा का आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आपने गैमा ऑफ अल्फा+2 बताना है तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, गैमा ऑफ अल्फा+3 हो जाएगा। तो आपके पास गैमा ऑफ अल्फा+2 का आंसर जो है वो ये आ गया। अब आपके पास गैमा ऑफ अल्फा+2 आ गया। आप अगेन गैमा ऑफ अल्फा+2 की जगह ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, गैमा ऑफ अल्फा+3 और अल्फा इंटू अल्फा+1 इंटू अल्फा+2, तो नीचे आगे यही चीज़ ड्राइव हुई है। इसी तरह आप इसका kth रूट तक जा सकते हैं, तो आप अल्फा+k+1 हो सकता है। अगर यहाँ पे अल्फा आपके पास वैल्यूज, यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ये दोनों वैल्यू सेम है, kth रूट तक जाएंगे तो अल्फा+1 अल्फा+2 अल्फा+3 इस तरह से इंक्रीज हो रही है, अल्फा+k हो जाएगा। तो एट द एंड आपका ये फंक्शन आ गया। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के रिस्पेक्ट से कि गैमा ऑफ अल्फा इज नॉट डिफाइंड फॉर अल्फा 0 -1 2, अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप रियल लाइन पे देखें ना तो आपके पास ये -∞, साइड पे +∞, 0 से आगे जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए गैमा डिफाइन है, लेकिन नेगेटिव लाइन के लिए गैमा डिफाइन नहीं है, ना वो 0 के लिए डिफाइन है, ना वो -1 -2 -3 के लिए डिफाइन है। इसके अलावा 0 से आगे 1 2 3 के लिए फंक्शन डिफाइन हो सकता है, लेकिन -1 -2 0 के लिए +1 या -∞ जितनी वैल्यूज आती हैं इनके लिए गैमा ऑफ अल्फा डिफाइन ही नहीं हो सकता। यहाँ पे एक एग्जांपल है, गैमा ऑफ -0.5 पता है, अल्फा उन्होंने -0.5 लिया है। आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करें, क्या फॉर्मूला आया गैमा ऑफ अल्फा का, आपके पास गैमा ऑफ अल्फा+1 ओवर अल्फा। अल्फा है तो उसके अंदर अल्फा
के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है और उसके ओवर में भी वही वाला अल्फा, तो -0.5 उसके अंदर अल्फा के अंदर एक 1 ऐड किया तो -0.5 प्लस अल्फा, और उसके नीचे भी ये डिनोमिनेटर में भी वही वाला फंक्शन -0.5 1 करेंगे तो आपको गैमा ऑफ 0.5 आएगा और -0.5 आएगा। अब ये बात आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है कि हमेशा गैमा ऑफ 0.5 स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर भी ये है कि हमने इसको प्रूव करने की स्क्वायर रूट पाई के इक्वल है। अगर वो आपको गैमा ऑफ 1/2 कह देता है तो 1/2 का मतलब भी 0.5 है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि 1/2 क्या है। 1/2 भी 0.5 ही होता है। 1/2 गैमा ऑफ 1/2 भी स्क्वायर रूट पाई ही होता है, गैमा ऑफ 0.5 भी स्क्वायर रूट पाई होता है। इसको भी हम ड्राइव करेंगे और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। 1/-0.5 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 स्क्वायर रूट पाई हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप बस लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। गैमा ऑफ 1/2 गैमा ऑफ 0.5 को हम प्रूव करेंगे कि गैमा ऑफ 0.5 स्क्वायर रूट पाई की इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है। अब आपने ये जो गैमा फंक्शन है, जो आपका फंक्शन xn - 1 e - x है, n उसने आपको गैमा ऑफ 1/2 है, इट्स मीन कि n क्या है 1/2, n की जगह पे 1/2 पुट किया तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 होगा, e - x dx एज आ गया। अब ये x फंक्शन है, हम यहाँ पे आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को रिप्लेस कर लेंगे u स्क्वायर से। x को किसी ऐसे फंक्शन से लेके जाएंगे जो कि हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट करके हम लेट कर लेंगे कि x हमारा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि x u स्क्वायर है। अब x अगर u स्क्वायर है तो आपके पास यहाँ पे x की पावर में क्या है -1/2 है। x अगर u स्क्वायर है तो अगर हम इसकी पावर में -1/2 लें, दोनों साइड पे इसकी दोनों साइड पे पावर में -1/2 लें, तो ये यहाँ पे भी -1/2 लिया और यहाँ पे भी हमने इसकी साइड पे भी -1/2 लिया। ये 2 तो इससे कैंसिल हो गया, तो x की पावर में -1/2 का आंसर क्या आ गया, u की पावर में -1, तो जो कि नीचे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक x फंक्शन नजर आ रहा है और दूसरा यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ dx पड़ा है। हमें अब अगर हमने x को u में रिप्लेस किया है तो हमारे पास इस dx की जगह पे भी हमें du चाहिए। अब हम dx को इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इस x का, तो dx डेरिवेटिव लिया, u स्क्वायर है, डेरिवेटिव लेंगे तो 2u एंड अगेन इंटर का डेरिवेटिव 2u du हो जाएगा। अब आप वैल्यूज को आसानी से इसके अंदर पुट कर सकते हैं। गैमा 1/2 x की पावर -1/2 को आपने कहा u - 1, इसको आप 1/u लिख सकते हैं। 1/u किस तरह से लिखेंगे, वैल्यू u की पावर में -1 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो u की पावर में +1 हो जाएगी, तो 1/u आपके पास इसका क्या आ गया, x - 1/2 का रिप्लेसमेंट आ गई, सब्स्टिट्यूशन आ गई। e - x है, x को हमने u स्क्वायर लेट किया तो e - u स्क्वायर हमने लिख लिया और dx की का जो आंसर है 2u du आया, आपके पास ये आ गया। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। अब देखें e - u स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आई है और ये u इस u से कैंसिल हो सकता है, 2 तो बाहर चला गया है, e - u स्क्वायर आ गया। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव उस टाइम पे पॉसिबल हो सकता है कि जब उसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी हमारे पास इस टर्म के अंदर ही आ रहा हो। यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, हमने बोथ साइड पे स्क्वायर लिया। गैमा 1/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, e - u का स्क्वायर होल स्क्वायर हमने इस टर्म्स को लिख लिया। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स u स्क्वायर e - u स्क्वायर du। अब आपका u स्क्वायर फंक्शन था तो हमने इसको 2 टर्म्स में लिख लिया, एक को u लिख लिया, दूसरी को v लिख लिया, अपनी वैल्यूज को थोड़ा स्मॉल करके अपने उस गैमा को फाइंड करने के लिए। ये दोनों तरफ स्क्वायर लिया था, आपके पास 2 u के फंक्शन बन गए, एक को फिर हमने u कह दिया, एक को v कह दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन आपके पास आ गया 2 × 2 4 हो गया, कांस्टेंट बाहर चला गया, e दोनों एक्सपोनेंशियल की पावर में -u स्क्वायर v स्क्वायर, माइनस कॉमन ले सकते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा और du और ये dv आ जाएगा, ठीक हो गया। ये फंक्शन आपके पास आ गया। अब आपने पढ़ा होगा कि x क्या होता था, और cos थीटा की इक्वल होता था, y r sin थीटा की इक्वल होता था, दोनों का स्क्वायर ले लेते थे, वो r स्क्वायर की इक्वल आ जाता था। यहाँ पे भी हमने u को r cos थीटा कहा, v को r sin थीटा कहा, u स्क्वायर दोनों इस हम कहेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस। पहले स्क्वायर करें, u स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, v स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की इक्वल हो गया। r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, तो u स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर की इक्वल आ गया। अब जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सबसे सब्स्टिट्यूशन के बाद दूसरा काम होता है अपने लिमिट्स को चेंज करना है। जब हमने x को u कहा, जब आपके पास लिमिट्स किस में थी, x में थी ना, अब हमने लिमिट्स भी u में चाहिए। जब x 0 था तो आपके पास x की जगह पे हमने यहाँ 0 पुट किया, वो इक्वल किसके लेट किया, u स्क्वायर के, तो u भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। और जब हमारे पास x की जगह पे हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी इक्वल टू u स्क्वायर होगा। तो जब x इन्फिनिटी है तब भी हमारे पास u जो है इन्फिनिटी, हमारी लिमिट्स चेंज नहीं हुई है, हमने इसको एज इट इज लिख लिया। जब u भी इन्फिनिटी है तो आपके पास अब हम लिमिट्स इसके रिस्पेक्ट से चेंज करेंगे। जब u v आपके पास इन्फिनिटी आएगा तो आपके पास इसका आंसर थीटा इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ u v ओवर u आएगा। किस तरह से थीटा इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ v ओवर u आएगा आपके पास, इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। जब u v पहले तो आप चलते हैं u v, जब आपका u v 0 को अप्रोच करेगा, जब आपका u v 0 को अप्रोच करेगा तो इट्स मीन कि आपका फंक्शन u और v किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। तो आप बस जब u v 0 को अप्रोच करेगा इट्स मीन कि आपका पास r जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, मतलब आप इस u की जगह 0 पुट करें तो r 0 हो जाएगा, इस v की जगह 0 पुट करें तो आपके पास r 0 हो जाएगा। अब आप थीटा वैल्यू फाइंड करेंगे, अब आपका फंक्शन r और थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब r और थीटा में जब कन्वर्ट होगा, जब आप u v को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी
इक्वल टू आर cos थीटा, इन्फिनिटी इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू उस तरह से आप कह सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी ओवर यू आ जाएगी। वी की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया और यहाँ पे भी इसकी जगह इन्फिनिटी पुट किया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपके पास पाई ओवर 2 होता है, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो डी यू डी वी है, अब आपके पास जब हमने इस वैल्यूज को चेंज कर लिया, सारे यू वी को आर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें इस डी यू डी वी की भी वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साथ में एक्सप्लेन कर लिया ताकि आपको ईजिली हो सके जी। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपके पास फंक्शन था, आपने जैकोबियन मैट्रिक्स पढ़ी होगी MTH 623 के अंदर। जैकोबियन मैट्रिक्स के अंदर जब आपका यू आर और थीटा का फंक्शन हो गया तो पार्शियल यू बाय पार्शियल आर, पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों सारी टर्म्स का डेरिवेटिव ले लिया, आपका ये मैट्रिक्स बन के इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से आपका इसका आंसर जो है वो आर बन जाएगा। आर कॉस के थीटा माइनस आर साइंस के थीटा कॉमन लेंगे, आपका सिर्फ आर आ गया। अब आपका फंक्शन आर और थीटा में है तो आर डी थीटा, हमारे पास इस डी यू डी वी का क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब यहाँ तक करने के बाद अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करें, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, ही गामा 1/2 का स्क्वायर इधर ही 4 इधर ही 0 2 टाइम्स डी यू डी वी हो गया। जब हमने यू और वी को ओपन किया तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन के साइन आए, दोनों इंटीग्रेशन के साइन लगाए, हमारे पास लिमिट्स चेंज हुई हैं आर के रिस्पेक्ट से। जब हम चेंज हुई तो थीटा जब 0 से आपके पास एक लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही आएंगी, जो आपके पास हमने इसके अंदर जब हमने लिमिट्स को चेक किया, एक लिमिट 0 से इन्फिनिटी आएंगी और दूसरी लिमिट 0 से पाई बाई 2 आएंगी। ई की पावर में माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर था, यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर की इक्वल है, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर होगा, डी यू डी वी किसके इक्वल आया, आर डी थीटा के इक्वल आया। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे जी, आप देखिए एक्सपोनेंशियल, और अगर उसकी टर्म का डेरिवेटिव अंदर बन रहा हो तो तब हम एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आप इसको अगर ओपन करें तो आपके पास ये 2 इधर ही रहने दिया, एक 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव अंदर बन रहा है। आर एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ रहेगा, तो हमारे पास इसको अगर एक 2 बाहर और एक 2 अंदर करें तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन रहा है। इट्स मीन कि हम 4 इधर ही रहने देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं माइनस आर स्क्वायर। आपके पास अगेन इस पावर की इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 आ जाएगा। आपके पास ये लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने के ऊपर पर आपके पास ये -2 बाहर शिफ्ट हो गया, ई माइनस आर की पावर में ई माइनस इन्फिनिटी की स्क्वायर और फिर ई की पावर में 0, ई की पावर इन्फिनिटी तो आपके पास 1/, ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी तो आपके पास उसको 1/, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और ई की पावर में 0 आपके पास -1 हो जाएगा। फिर आप ये वाली 1/, इन्फिनिटी वाली वैल्यू तो 0 हो गई है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे डी थीटा रह गया। आप थीटा के अंदर लिमिट पुट करें 2 पाई बाई 2 -0 हो जाएगा, पाई बाई 2 -0 करेंगे तो 2 × पाई बाई 2, जो पाई बाई 2 के नीचे 2 है, यहाँ पे लिमिट पुट करने पे थीटा की जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे, फिर थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये पाई बाई 2 -0 तो पाई बाई 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर पाई आया, दोनों तरफ अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपका गामा 1/2 क्या आ गया, स्क्वायर रूट पाई आ गया। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी और प्रूव कर चुके हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये जो आपके पास x का फंक्शन है, इट्स मीन कि हम x वाली की ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, a x की पावर n, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया u, यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन u हो गया। अब आप यहाँ से xn फाइंड कर सकते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, u ओवर a हो गया, xn u ओवर a आ गया है। अब जब आपने इस फंक्शन को u में रिप्लेस कर लिया तो हमें इस dx की जगह पे तो du चाहिए, इस du को क्या करेंगे, du के लिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, du इधर ही ये कांस्टेंट है, x की पावर n का डेरिवेटिव nxn-1 हो गया और dx आपके पास आ गया। अब du की रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब जब आप लिमिट्स पे जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। अब लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, जब आपके पास x 0 होगा, जब आपने इस x की जगह पे 0 पुट किया तो u सेल्फ 0 हो गया, जब हमने x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो u भी इन्फिनिटी हो गया, लिमिट्स चेंज नहीं हुई हैं। अब ये x की पावर में n u ओवर a आया था, तो आप दोनों तरफ इसका 1/n रूट ले लें तो आपके पास x का आंसर दोनों तरफ 1/n लेंगे जब आप, तो ये 1/n ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x किसके इक्वल आ गया, u ओवर a की पावर में 1/n की इक्वल आ गया। बाकी जो कैलकुलेशन है वो इजीली मैं यहाँ से करा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ तक ये पावर हो गई, u ओवर a की पावर 1/n आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपने dx की वैल्यू चेक करनी है, आपने वैल्यूज को को पुट किया। सबसे पहले x m था, x है, x की जगह पे हमने क्या लेट किया है, x हमारे क्या आया, u ओवर a की पावर 1/n, तो x की जगह पे पुट किया u ओवर a की पावर 1/n, और इसकी पावर में हमारे पास क्वेश्चन में m है तो इसकी पावर में m लिख दिया। उसके बाद e की पावर में ये टर्म है, इस टर्म को हमने क्या लेट किया, u लेट किया, तो e की पावर में -u हो गया, वो लिख लिया। उसके बाद आपके पास dx, इसको हमने रिप्लेस किया du में, तो आपके पास d और ये u का फंक्शन है, u क्या आया आपका शॉर्टकट फॉर्म में, जो u का आंसर है ओके, जो आपके पास u आया है। अब आपके पास ओके, अब आपके पास इस dx की वैल्यू चाहिए, d इधर ही रहने दिया, x को आपने क्या लेट किया, x क्या आया, u ओवर a की पावर 1/n, इस x की जगह पे बस ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे भी मैंने इस dx की जगह पे d इधर ही रहने दिया, u ओवर a की पावर में 1/n कर दिया।
अब कॉन्स्टेंट्स हैं जो वो बाहर निकाल लेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी ये कॉन्स्टेंट है, 1/a की पावर में m/n हो जाएगा, ये u की पावर में भी m/n होगा, a की पावर में भी, जो a की पावर में m/n बाहर निकाल लिया, u की पावर में m/n अंदर ही, e माइनस यू अंदर ही, ये कॉन्स्टेंट है अभी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव है d है, इट्स मीन कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/n, आपके पास सबसे पहले पावर रूल चेन रूल पावर रूल लगाएंगे, 1/n स्टार्टिंग में u/a, अगेन पावर में से एक माइनस करेंगे, 1/n -1 हो जाएगा, तो 1/n -1 1 माइनस n/n हो जाएगा, और अगेन इस u/a अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास u1 हो जाएगा, तो 1/a आ जाएगा। अब इस टर्म को हमने यहाँ पे ये कर ऐसे करके लिख लिया है। अब देखें इसके बाद आप क्या करेंगे अपनी मजीद टर्म्स को, ओके ये आपके पास a की पावर m/n, u m/n, e माइनस यू 1/n ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब आपने क्या करना है a की पावर में इसको ओके 1/n, अब आपके पास जितने भी कॉन्स्टेंट है सबके बाहर निकाल लें, एक ये कॉन्स्टेंट है इसकी पावर में a की पावर में 1 माइनस n/n है, और ये कॉन्स्टेंट है, इस सारी वैल्यूज को मैंने बाहर निकाल लिया है, ये वाला कॉन्स्टेंट तो पहले बाहर था, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकला है और इस पावर में 1 है। उसके अलावा ये 1/n इधर ही रहने दिया, u की पावर m/n है, e की पावर माइनस यू है, और इस u की पावर में ये वाला फंक्शन है और du है, बाकी टर्म्स एज इट इज रहने दी हैं, जो अंदर रहनी थी वो ऐसे ही। अब ये जो a वाले कॉन्स्टेंट की सारी पावर है इनको फैक्टराइज कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो m इस पहली वाली टर्म का एलसीएम लिया तो m + 1 माइनस n, और ये वाला a की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई है। अब इसका अगेन एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास m + 1 माइनस n, और ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म आ गई है। अब m + 1 ओवर n से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास m + 1 ओवर n, आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, a की पावर में m + 1 ओवर n। अब हम इसकी इंटीग्रल के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल के अंदर वाली वैल्यू में 1/n इधर ही, e की पावर माइनस यू इधर ही, u की पावर में m/n इधर ही, और ये u वाला ये वाला भी u का फंक्शन है, ये भी u का फंक्शन है, इसकी पावर्स को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, m/n + 1 माइनस n/n। अब फैक्टराइज किया m + 1 माइनस n हो गया, दोनों को ये दोनों n से डिवाइड हो रही है, इट्स मीन कि m + 1/n कर दिया, एक दफ़ा माइनस n/n कर दिया, माइनस n/n आपके पास 1 हो जाएगा, तो m + 1/n माइनस 1 आपके पास ये आ गया अंदर वाली पावर्स का। अब इस पावर को e माइनस यू 1/n कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, e माइनस यू और u की पावर में m + 1/n, और ये du आपके पास एट द एंड ये वाली फॉर्म जो कि आपके क्वेश्चन में भी लिखी है आ चुकी है। ये आप वैल्यूज को रिलेट कर लेते हैं, 1/a की पावर में m/n + 1 माइनस n + 1, आपके पास ये वाला फंक्शन 1/n a m + 1 ओवर n, आपके पास ये वाला फंक्शन जो अंदर वैल्यू है 1/n a की पावर में m + 1 ओवर n, और ये जो अंदर वाला फंक्शन ये भी रिलेट कर लें 1/n u की पावर में m + 1 1/n u 1/n मैंने बाहर निकाल दिया, u की पावर में m + 1 ओवर n, और e माइनस यू की पावर में m + 1 ओवर n e माइनस यू, और अगेन आपके पास एक 1 भी आ रहा है यहाँ पे, ये -1 वो भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ये -1 ठीक हो गया, और आगे du। अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को आप गामा फंक्शन की हेल्प से जब सॉल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने पर आपके पास ये फंक्शन गामा फंक्शन जो है वो m + 1 ओवर n का फंक्शन बन जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। तो ये था आपका क्वेश्चन लेक्चर नंबर 50। इसका पार्ट 2 भी है, इस पार्ट के पार्ट 2 को आप रिकमेंडेड बुक से देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिकमेंडेड बुक में इसका पार्ट 2 सॉल्व हुआ है। उसी तरह से आपने वैल्यूज़ को अगर लेट कर सकते हैं तो लेट कर लें, अदरवाइज यहाँ पे क्या हुआ इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन सबसे पहले तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाने से पहले इसके आई लेट किया, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू बीटा, कॉस का डेरिवेटिव साइन बीटा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर आप इसकी इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा देंगे, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करने के बाद आपके ये कुछ वैल्यूज आएंगी, एट द एंड आपके पास इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। तो अपना लेक्चर नंबर 51 है इनवर्स लीनियर मोशन, नेम से पता चल रहा है मोशन जो है वो लीनियर हो रही है लेकिन इनवर्स हो रही है। तो किस तरह से इनवर्स हो रही है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आप कोई भी यहाँ पे कोई पार्टिकल ले रहे हैं, उस पार्टिकल को वो कहता है कि पार्टिकल को हमने दोनों सिरों से बाउंड कर दिया है, मतलब कि दोनों सिरों को, एक सिरे को हमने कह दिया, एक पॉइंट को हमने कह दिया x = 0 वे वो पॉइंट है, दूसरे को हमने कह दिया वो x = a है। आप पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस का, पार्टिकल क्या हुआ, ये जो ये वाला पॉइंट है ये इस x = a फिक्स्ड पॉइंट की तरफ आकर अट्रैक्ट हुआ। जैसे मैग्नेटिज्म, मकनातीस के अंदर क्या होता है, एक मकनातीस को दूसरे के ऊपर ला के रखें तो वो पहले वाला उस दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी पार्टिकल क्या है, इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ आके इसको आके अट्रैक्ट कर रहा है। अब जैसे इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पार्टिकल यहाँ पे फिक्स शिफ्ट हो गया, अब पार्टिकल ने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, पार्टिकल इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि ये पार्टिकल वापस मूव होकर इस पॉइंट के ऊपर वापस आ जाए। तो यहाँ पार्टिकल तो इधर मूव हो रहा है और
जो इसके ऊपर फोर्स अब लग रही है वो पार्टिकल को इधर से इधर वापस ले जाने की तरफ लग रही है, तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो इनवर्सली लग रही है। और इसके बाद हम कहेंगे, इसको रीड कर लेते हैं फिर आपको समझ आएगी। पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ठीक है, इसको पर्टिकुलर नहीं कहना। पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट विद फोर्स, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। अब इसने जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो को इनवर्स लग रही है, वो पार्टिकल को वापस उस पॉइंट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट से। अगेन वो कहता है कि x इज इक्वल टू 0 पे आ जाए। अब पार्टिकल इज रिलीज, अगर हम जैसे ही हमने इस पार्टिकल को रिलीज किया रेस्ट से, देन अब हमने इसका टाइम फाइंड करने के कितने टाइम के अंदर जो फोर्स इनवर्स लगी है कितने टाइम के अंदर पार्टिकल उस फिक्स्ड पॉइंट, देन फाइंड अ टाइम फॉर इट टू रीच द फिक्स्ड पॉइंट, वो कितने टाइम के अंदर यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट के करीब पहुंचा या उसको अट्रैक्ट किया या उसके पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। अब देखें, जब भी रेस्ट पे होता है तो रेस्ट का मतलब होता है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। जब इनिशियल वैल्यू 0 है इट्स मीन कि जब x 0 है तो यहाँ पे टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। और जब x 0 है, टाइम 0 है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उस टाइम पे कोई स्पीड कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी क्या है, 0 है। एंड बी एट अ पोजीशन एट x इक्वल टू a एंड रिट्रैक्टेड, अब x इक्वल टू a के ऊपर ये पॉइंट पहुंचा हुआ है और इसके वो क्या कर रहा है, एंड रिट्रैक्टेड टुवर्ड, अब वो x इक्वल टू 0 की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर इनवर्स फोर्स लग रही है। तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू ma होता है। तो ma को अपने a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी का गेन डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाती थी। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी d बाई dt और dv बाई dt अगर हम लिखे तो d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके एक्सेलरेशन की ही टर्म है जो कि यहाँ पे लिखी गई है। अब ये m dv बाई dt बन सकता है, हमने इसको m dv बाई dt लिख लिया। अब वेलोसिटी वाली टर्म को हमने इधर लिख लिया। अब dv बाई dt के ऊपर हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल में लगा के dv बाई dt, और ये जो पार्टिकल है डिस्टेंस कवर करे तो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको इसकी वैल्यूज में यहाँ लिख दिया, dv बाई dx होगा। ds को चेन रूल को आप इस तरह से लिख देते हैं ना, dv, और इसको नीचे एज इट इज रहने दिया, और यहाँ पे इसके बाद जो नीचे वाली टर्म है वो dt है, इधर dt लिखा। अब जितना डिस्टेंस कवर हुआ दोनों वैल्यूज को यहाँ पे भी dx यहाँ पे भी dx लिख देते थे। अब ये जो dv बाई dx है ये तो आपका एज इट इज आ गया। dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, x इज डिस्टेंस और t जो है वो टाइम है। अब इसकी जगह पे v पुट किया, m इधर ही dv बाई dx आ गया, mv dv बाई dx आपके पास माइनस किया और x के इक्वल आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि वो इनवर्स फोर्स लग रही है, वो पार्टिकल फिक्स्ड से वापस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इनवर्स फोर्स लग रही है, तो ये नेगेटिव साइन आया। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और यहाँ पे x जो है वो उसका डिस्टेंस है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड लगाएंगे, वैल्यू सारे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, x को x के साथ और v को v के साथ। mv dv और यहाँ dx है, उधर जाएगा तो माइनस k dx ओवर x हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पर m इज द मैथ, वो तो कांस्टेंट बाय चलेगा, v dv एक कांस्टेंट dx ओवर x, v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, माइनस के ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log ऑफ x आएगी, 1 ओवर x इंटू dx इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस k log ऑफ x और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। अब यहाँ पे हमें इस कांस्टेंट को फाइंड करना है, तो कांस्टेंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, जब पार्टिकल रेस्ट पे था उस टाइम पे v 0 था, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर लिया, v की जगह पे 0 पुट किया, ये पूरा एक्सप्रेशन तो 0 हो गया। अब माइनस k log ऑफ x प्लस c 0 के इक्वल हो गया, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, k log ऑफ a आ गई। हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस k log ऑफ x प्लस k log ऑफ a। अब आपके पास माइनस साइन आ रहा है तो log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस में हो तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो k log ऑफ a माइनस k log ऑफ x को हमने a ओवर x लिख लिया, बाकी ये सारी टर्म्स एज इट इज आ रही हैं। अब यहाँ से भी आप मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, mv स्क्वायर ओवर 2 है, v स्क्वायर इधर ही रहने दिया, m ओवर 2 है तो ये 2 इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k और m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये m इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, 2k ओवर m log ऑफ a ओवर x बन गया। v का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 2k ओवर m log ऑफ a ओवर x। अब ये v क्या है, बेसिकली हमारे पास जो v होता है वो क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को हमने ओपन कर लिया dx बाई dt। अब हमने इसको अगेन एक दफ़ा इंटीग्रेट करना है, जब हम इसको अगेन, अब आपको पता कैसे चलता है कि हमने इसको बार बार इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, मतलब हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे, एक दफ़ा हमने इसको इंटीग्रेट करना तो एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब जो उससे कांस्टेंट से हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन के आएगी उसको अगेन इंटीग्रेट करना तो एक न्यू कांस्टेंट आएगा, तो हमारे पास दो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। अब आप इसको जब अगेन इंटीग्रेट करेंगे उसी तरह से वैल्यूज को सेपरेट आउट करेंगे, x को x के साथ, t को t के साथ, dt की कोई वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज आ गया, dx 2k ओवर m में आ गया, m ओवर 2k हो जाएगा, log ऑफ a ओवर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर dx के साथ आके डिवाइड हो जाएगा और ये dt उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिमिट्स की बात आती है, तो जब डिस्टेंस के लिमिट्स की बात करते थे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक हमारे पास उसकी लिमिट्स आ जाएंगी इन केस ऑफ डिस्टेंस, और टाइम जितने टाइम में वो उसने डिस्टेंस कवर किया इस वैल्यू से लेके x इज इक्वल टू a तक, तो 0 से t हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज x डिक्रीज एज टाइम इंक्रीज। अब जैसे अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कवर हो गया, अब जैसे ही वो पॉइंट इधर अट्रैक्ट कर गया उसको वापस इस साइड पे
मूव कराना है तो इसका जब इसको वापस इस साइड में मूव कराना है तो हमारे पास इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन पहले यह यहाँ तक पहुंचा और फिर ये यहाँ से वापस गया, लेकिन टाइम यहाँ से इसका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये टाइम के साथ नेगेटिव साइन आया है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, log dx ओवर x log ऑफ a ओवर x आ गया। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इस log ऑफ a ओवर x की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसको u कह लिया, log ऑफ a ओवर x u कह लिया। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में log ऑफ a ओवर x हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर में u हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, कैंसिल आउट हो गए, a ओवर x e की पावर u के इक्वल आ गया। x का आंसर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। x को आंसर फाइंड करने से पहले आप इसको लिखेंगे x e u इक्वल टू a हो गया, और अब आपको x चाहिए है तो यहाँ पे ये e u मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ इससे राइट साइड पे आएगा तो x इक्वल टू a ओवर e u हो जाएगा, और e u नीचे आएगा ना इसके। अब ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, यहाँ पे u के साथ प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस u हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये फॉर्म लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमने इसको तो सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे dx की भी फिर वैल्यू चाहिए तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है e माइनस u एक्सपोनेंशियल लिख दो एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा और du आपके पास इसकी वैल्यू आ गया। लिमिट्स भी चेंज होंगी x की, जब x 0 है लिमिट्स किस तरह से आप चेंज करते हैं, एंड जब आपके पास x 0 है, आपने जो वैल्यू लेट आपके पास जो नया x का आंसर आया है उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जब आपके पास x 0 है तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, जब x 0 है तो आपके पास ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकता है, e की पावर माइनस u 0 हो सकती है, बल्कि आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी जब x 0 है तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, log ऑफ a ओवर 0 हो गया, तो ये जो भी वैल्यू 0 से डिवाइड होती है वो इन्फिनिटी आती है। तो जब x 0 है तो u का आंसर इस साइड पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर जब x a है तो हमने इस x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, a पुट करना है, log ऑफ a ओवर a हो जाएगा, log ऑफ 1 बन गया, log ऑफ 1 0 होता है तो u जब x a है तो u का आंसर क्या आया, 0 आया है। तो आपके पास दोनों लिमिट चेंज हो गई है, लिमिट्स अब क्या हो गई है, आपके पास एक लिमिट आई u इन्फिनिटी और दूसरी लिमिट आई 0। अब 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स हो गई है, उसी तरह से वैल्यूज को पुट करेंगे। ये कांस्टेंट है, dx की वैल्यू पुट की माइनस a e माइनस u, और log ऑफ a ओवर x की वैल्यू पुट की, log ऑफ a ओवर x की वैल्यू u है, स्क्वायर रूट u है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे u, तो इसकी जगह पे यहाँ पे पुट किया स्क्वायर रूट u। इसको आप u की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, जब ये u की पावर 1/2 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये u की पावर -1/2 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज इस तरह से पुट कर ली। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इससे पहले इंटीग्रेट करने से पहले आप इसका गामा फंक्शन भी ओपन कर सकते हैं। गामा फंक्शन किस तरह से ओपन हो सकता है, आपके पास ये u की पावर -1/2 e माइनस u du किसके इक्वल हो सकता है, गामा 1/2 के इक्वल हो सकता है। आपने लास्ट टाइम गामा फंक्शन की फॉर्म्स पढ़ी xn-1 e की पावर -x हो, तो आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था कि आपके पास इसका आंसर जो है वो गामा 1/2 का आंसर कुछ इस तरह से आएगा। जब आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा e माइनस r का स्क्वायर, यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा सा मेथड यहाँ पे चेंज है, लेकिन जब आपके पास xn-1 e माइनस x वाला फंक्शन होगा, आपके ये वाला फॉर्म बनेगी x की पावर में -1/2 e की पावर में -x। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी बन के आई है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को आपने प्रीवियस से देख के इसको रिप्लेस कर लेना गामा 1/2 से। गामा 1/2 स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, तो m पाई/2 के हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया कि इतने टाइम के अंदर हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट इनवर्स फोर्स उसके ऊपर जो लग रही होगी वो वापस अपनी इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये था तो स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसके अंदर से आपके पास एमसीक्यूज भी पेपर में काफ़ी आएंगे, ये वैल्यूज़ किस तरह से लिखी जाती हैं, जो एमसीक्यूज बन रहा है वो मैं साथ साथ बता भी रही हूँ। लास्ट टाइम गामा फंक्शन के अंदर एमसीक्यूज बताते हुए एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया था वो ये था कि गामा 1 होता है, ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया था, और जो गामा 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर ले वहाँ पे साथ में। इसके बाद जो बीटा फंक्शन है वो क्या है, बीटा फंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। बीटा फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए बीटा m n x की पावर में m-1 माइनस x की पावर में n-1 dx m n ग्रेटर देन 0। अब ये हमारे पास बीटा फंक्शन की फॉर्म है, जिसको आपने इसी तरह से एज इट इज़ याद रखना है। x की पावर में m-1 है, फिर उसी x में से x को माइनस करना है और उसकी पावर में n-1 कर देना, और ये आपके पास बीटा की फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है डेफिनेशन एंड सम प्रॉपर्टीज़। तो बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है मतलब कि अगर बीटा mn है तो इसको हम बीटा nm भी लिख सकते हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हम एक फॉर्म यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने x को 1 माइनस वाई लेट कर लिया, x की जगह पे क्या लेट कर लिया, 1 माइनस वाई लेट कर लिया। जैसे ही x की जगह पे 1 माइनस वाई लेट किया, y क्या आ गया, 1 माइनस x आ गया। अब अगर x को हमने 1 माइनस वाई लेट किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो जब x 0 है तो x की जगह पे 0 1 माइनस वाई इधर ही 0-1 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मतलब कि जब x 0 है तो y क्या आया, 1 आया।
फिर दूसरी लिमिट क्या थी, 1 थी। जब x 1 है तो यहाँ पे x को 1 माइनस वाई लेट किया, x की जगह पे 1 पुट किया, 1 माइनस वाई हो गया, y आपस यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। जब x 1 है तो y 0 आ गया। अब लिमिट्स किस तरह से चेंज हुई है, जब x 0 है तो y 1 आया है, मतलब 0 की जगह पे यहाँ पे क्या वैल्यू, अब लिमिट है 1 है, और जब x 1 है तो y 0 है, y की जगह पे क्या लिमिट है, 0 है। अब लिमिट्स 1 से 0 हो गई है। आगे हमारे पास लिमिट्स अगर इस तरह से 0 से 1 थी तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास 0 ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब हमने x को चेंज किया तो हमने x को हमने एज अ y फंक्शन लिया, तो हमें dx भी y फंक्शन में चाहिए, तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेंगे, dx बनाएंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव माइनस dy आ जाएगा, dx माइनस dy के इक्वल आ गया। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। x की जगह पे 1 माइनस पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 माइनस वाई पुट किया। 1 माइनस x था तो 1 माइनस और x की जगह पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब 1 माइनस 1 प्लस वाई हो जाएगा। जब माइनस साइन को कल चेंज कर देगा तो आपस ये 1 से कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यूज आपस इस तरह से y की पावर में n माइनस 1 आ चुका है। और ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, ये नेगेटिव साइन इस वैल्यू को, ये लिमिट्स को चेंज कर लेगा आगे। अब आपके पास लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं। 1 ये वाली लिमिट्स, जब आपके पास x 0 था तो y 1 हो गया, अब x 1 है तो y 0 हो गया। अब आपके पास जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, 0 से 1 गेन हो जाएंगी इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे। अब आपके पास जो फंक्शन बन रहा है 1 माइनस वाई की पावर में m माइनस 1, y की पावर में n माइनस 1 dy, और जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या कहता था, 1 माइनस x की पावर में n माइनस 1 और x की पावर में भी m माइनस 1। तो यही वाली फॉर्म x की पावर में m माइनस 1, तो यहाँ पे आपका क्या बना, y की पावर में n माइनस 1 बना। और 1 माइनस x की पावर में n माइनस 1, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस y की पावर में m माइनस 1 बना। तो उसी तरह से हमने वैल्यूज को देखा, तो इससे हमें पता चला कि बीटा एम एन को अगर हम कोई और वैल्यू लिख दे दें तो वो बीटा एन एम के इक्वल हो सकता है। और इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है। इसके बाद आपके रिकमेंडेड हैंडआउट्स के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो साथ में दिखेंगे। कन्वर्जेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट वो आपको पूछ सकता है कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है। इसके बाद ये फॉर्मूला भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन इससे बाद हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है जो कि आपके पास ये फंक्शन बना है, और अगर वो बीटा एन एम के इक्वल है तो उसको आप सिमेट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये बीटा एम एन है, इसको हमने ये प्रूव करना है। आपको पता है कि बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, एक्स एम माइनस 1 1 माइनस एक्स एन माइनस 1, और उस टाइम पे जो लिमिट्स हैं वो आपकी 0 से π/2 है। ये लिमिट्स 0 से π/2 है। अभी आपको समझ आ जाएगी कि हमने इन वैल्यूज़ को इस तरह से क्यों लेकर चले, और एट द एंड हम इसको अपने ओरिजिनल ये जो यही वाला फंक्शन है यही प्रूव कर देंगे। ये जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, इसलिए यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 हमने बीटा एम एन भी यही लिया जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में लिमिट थी, उसको ओरिजिनल बीटा फंक्शन से देखेंगे अभी। अब देखें ये जो x है यहाँ पे, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लिया, क्योंकि आप बस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉस का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट से है। साइन को x को साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लिया। जब आपने x को साइन स्क्वायर थीटा लेट किया, साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब आप सबसे पहले तो इसकी लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने से पहले अगर डेरिवेटिव ले लें तो dx क्या आएगा, 2 साइन थीटा, और अगेन साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और d थीटा आपके पास dx का आंसर आ चुका है। अब लिमिट्स की तरफ जाएंगे तो लिमिट्स किस तरह से हैं, जब आपके पास x 0 है तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, साइन थीटा 0 के इक्वल हो गया, ये चीज़ नहीं आएगी। साइन थीटा 0 के इक्वल हो गया, थीटा इधर ही रहा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स अब 0 का क्या मतलब होता है, साइन आप सोचेंगे आप साइन का इस वैल्यू पे 0 होता है। एक तो साइन 0 पे 0 होता है और एक साइन 180 पे 0 होता है, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू का लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, तो थीटा 0 आ गया। इसी तरह से आप इसकी दूसरी लिमिट फाइंड करेंगे जब x π/2 है। जब x जब आपके पास x 1 है, जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट गिवन है, जब आपके पास x 0 था और x 1 था। जब आपके पास x 1 है तो यहाँ पे वैल्यूज आप ओरिजिनल लिमिट से लेकर चलेंगे, यहाँ पे π/2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। जब आपके पास x 1 है तब आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह को साइन स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल रखना है। थीटा की अगेन साइन इनवर्स ऑफ 1 वैल्यू बन जाएगी। अब साइन 1 वैल्यू कहाँ पे देता है, π/2 पे। साइन 90 पे 1 वैल्यू देता है, तो थीटा की वैल्यू π/2 आ गया। तो आप बस लिमिट्स जो है वो 0 से π/2 इस तरह से हो जाएंगी। अब आपने जो वैल्यूज़ को लेट किया, x को क्या लेट किया आपने, साइन स्क्वायर थीटा लेट किया, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर में m-1 एज इट इज लिख लिया।
साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर में m-1। और जब आप 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस अगेन एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। और अगेन उसका जो डेरिवेटिव अब आपने पुट करना है, dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो dx की वैल्यू आपके पास डेरिवेटिव लेने से इसका आंसर क्या आया, 2 साइन थीटा, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आया। तो ये वैल्यू लिख ली। 2 कांस्टेंट है, उसको पहले ही बाहर निकाल दिया मैंने। अब देखें मजीद क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर में m-1 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m-2 हो जाएगा। इसी तरह से 2n-2 हो जाएगा। ये वैल्यूज इस तरह से आ गई। अब साइन इसकी पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसकी पावर में कॉस की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, साइन वालों को इकट्ठा कर लें, 2m-2 प्लस 1 हो जाएगी पावर 2n-2 और इसकी पावर भी प्लस 1 है। तो यहाँ आपस ये पावर आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो साइन 2m-1 हो गया और साइन कॉस 2n-1 हो गया, डी थीटा आ गया। बस ये फंक्शन बन के आ चुका है। अब आपने यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी थी कि आपने जो फंक्शन बीटा फंक्शन सेलेक्ट किया वो साइन 2m-1 कॉस 2n-1, यही आपका क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। लेक्चर नंबर 53 के अंदर आपके पास बीटा और गैमा फंक्शन का रिलेशन है। आपके पास देखिए एक साइड पे बीटा फंक्शन लिखा है और दूसरी साइड पे गैमा फंक्शन लिखा है। बीटा फंक्शन जो है वो इसकी प्रोडक्ट और इसके सम का भी हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास बीटा फंक्शन और गैमा का रिलेशन। इसको अभी एज इट इज रहने दें। आपको पता है कि गैमा फंक्शन इस वैल्यू के इक्वल होता है। गैमा फंक्शन इस वैल्यू के किस तरह से इक्वल होता है, आपको पता है कि गैमा ऑफ एन x n-1 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे n को m ले लेते हैं तो गैमा ऑफ एन m, x की जगह हमने u फंक्शन ले लिया e-u, n की जगह हम m ले रहे हैं x-m-1, dx है तो du ले लिया, x को u ले रहे हैं तो n ग्रेटर देन 0 के लिए इस फंक्शन को हमने इन टर्म्स ऑफ m लिख लिया है। अब देखें, अब आपने एक फंक्शन मुझसे लेट करना है कि हमने कहा कि ये टर्म x को हमने लेट किया, x स्क्वायर को हमने लेट कर लिया कि वो u के इक्वल है। x स्क्वायर को u लेट किया, 2x dx क्या आ गया, du आ गया। असल में हमें यहाँ पे du की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। अब इस du की वैल्यू 2x dx आ गई और आपके पास ये आपके पास बाकी वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी। 2x dx वैल्यू लिखी, e की पावर में माइनस u है, u को क्या लेट किया, x स्क्वायर लेट किया तो u की जगह पे x का स्क्वायर लिख लिया। x की पावर में m-1 है तो अब हम इस फंक्शन को x और y का सम बनाना चाहेंगे तो इसलिए हमने इसको एज a x स्क्वायर लिख लिया, x स्क्वायर की पावर में m-1 कर लिया। अब उसी तरह से आप वैल्यूज को 2 कांस्टेंट बाई चला गया, 2m-2 हो जाएगा, पावर जब की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो बाकी ये फंक्शन आ गया। अब x की पावर में कोई भी नहीं है, वैल्यू तो 1 है, 2m-2 प्लस 1 लिख सकते हैं आप इसको, तो 2m-1 आपके पास x की पावर आ गया। बाकी फंक्शन एज इट इज चलता आ रहा है, ठीक है। अब लिमिट्स की बात करेंगे। लिमिट्स भी चेंज होंगी, 0 to इन्फिनिटी है तो अब जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो u 0 ही रहेगा, जब x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो u इन्फिनिटी रहेगा। लिमिट्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, बाकी फंक्शन आपका ये बन के आ गया। अब जब आपके पास ये x का फंक्शन आ गया तो आप इसको अब आपने क्या बनाना है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, गैमा n और गैमा m और गैमा n है, मतलब आपके पास गैमा m तो बन के आ गया है। तो अब आप इस फंक्शन को एज गैमा n भी लिख सकते हैं। तो ये लास्ट आपने नेक्स्ट स्टेप ऐड करना है, आपने ये गैमा n भी हम लिख सकते हैं। तो हमने गैमा m ये वाली वैल्यू और ये जो गैमा n हमने इस m की जगह पे बस n कर दिया और यहाँ x फंक्शन था तो यहाँ y का कर दिया। तो हमारे पास ये दो फंक्शंस गैमा m और गैमा n बन के आ गए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 हो जाएगा। बाकी ये x वाला फंक्शन x2m-1 और यहाँ से y वाला फंक्शन और ये e माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कॉस थीटा की इक्वल होता है, वाई इसकी इक्वल होता है। दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे और ऐड कर लेंगे, एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दोनों को ऐड कर लिया, आपस ये वैल्यूज की इक्वल होगी। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर इक्वल रख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम वैल्यूज को इक्वल रख लेंगे, डायरेक्ट इधर से ही देखते हैं ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। अब हमने इसकी जगह पे वैल्यू को आर स्क्वायर के इक्वल रख लिया। अब आपको यहाँ पे dx dy की वैल्यू भी चाहिए। लास्ट टाइम हमने dx dy की वैल्यू को कैलकुलेट करना भी सीखा था। dx dy की वैल्यू को आपने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया था, मैंने आपको जैकोबियन मैट्रिक्स से कैलकुलेट कराया। आपका फंक्शन u v का फंक्शन है, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने, इस u का r के लिए लिया तो cos थीटा हो गया, u का थीटा के लिया तो माइनस r साइन थीटा हो गया। फिर आपने v का r के लिए लिया, v का डेरिवेटिव r तो आपके पास साइन थीटा हो गया और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो r cos थीटा हो गया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आ गया। इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने से आपके पास इसका आंसर r आ जाएगा। अब आपका फंक्शन r और थीटा में है तो अब आप dx dy को यहाँ du dy
डी वाई था ना, तो बस आपने यहाँ पे इसको एक्स कह देना है और यहाँ इसको वाई कह देना है, और यहाँ पे भी आपका ये एक्स और वाई आएगा, और यहाँ पे भी एक्स आएगा, और यहाँ पे वाई और वाई आएगा जहाँ वी आर है। और ये जो डी एक्स डी वाई है ये आर डी थीटा की इक्वल होगा, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थीटा आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स होगा। थीटा किस तरह से वाई ओवर एक्स होगा, आप वाई को एक्स से डिवाइड कर लेंगे, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इससे इसका आंसर साइन थीटा और कॉस थीटा टेंजेंट की इक्वल होता है, तो आप पास थीटा का आंसर टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स आ जाएगा। लिमिट्स चेंज होंगी, जब एक्स 0 होगा तो आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आर की लिमिट्स पुट फाइंड करें तो कॉस थीटा तो 0 नहीं हो सकता, अब हम आर को 0 कर सकते हैं। तो जब एक्स 0 है तो आर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो साइन थीटा तो 0 नहीं हो सकता, तो आर का आंसर क्या है, दूसरी लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो आर के लिए जो लिमिट्स आएंगे वो 0 टू इन्फिनिटी आएंगे। फिर जब आपके पास दूसरी लिमिट फाइंड करेंगे इन थीटा के लिए, जब x 0 है, 0 इक्वल टू आर cos थीटा। अब यहाँ पे हम r को 0 नहीं रख सकते, cos थीटा को 0 रखा तो cos इनवर्स ऑफ 0 आपके पास पाई बाई 2 आ गया। सिमिलरली जब x इन्फिनिटी है तो साइन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बनेगा, और साइन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 0 होगा। तो आपके पास इसके लिए जो लिमिट्स आई वो 0 से पाई बाई 2 आई, और इसके लिए जो लिमिट्स आई वो 0 से थीटा, यहाँ पे r है, 0 से इन्फिनिटी आई है। तो ये दोनों लिमिट्स हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास जो पहला है dx है, हम यहाँ पे dr, यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे r d थीटा, तो यहाँ पे r की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वो तो एज इट इज रहेंगे। फिर d थीटा की लिमिट्स आएंगी 0 से पाई बाई 2, जो कि यहाँ पे मैंने लिख ली है 0 से पाई बाई 2। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ dr पहले थीटा की लिमिट्स पुट करी हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे d थीटा आएगा, और फिर मैंने r की लिमिट्स पुट की तो यहाँ पे dr आएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसको लिखते हुए ध्यान रख लेना कि पहले आप आर की लिमिट पुट करें, फिर थीटा की लिमिट पुट करें। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, किसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देखें x को हमने आर कॉस थीटा लेट किया, y को आर साइन थीटा, और ये वाला फंक्शन भी आर स्क्वायर के इक्वल हो चुका है। तो x की जगह पे आर कॉस थीटा, पावर एज इट इज आर, y की जगह पे ये वाला फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल हो गया, और आर डी थीटा एज इट इज आ गया। अब देखें ये नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे आप r की पावर में भी 2m-1 है, cos थीटा की पावर में भी 2m-1 है। सारी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, r की पावर में इसको सेपरेट कर लिया, cos थीटा की पावर में 2m-1 को सेपरेट कर लिया, फिर यहाँ से r की पावर में 2n-1 को सेपरेट कर लिया, sin थीटा की पावर में 2n-1 को सेपरेट कर लिया। बाकी ये नेक्स्ट वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ गया। लिमिट्स को आपने ध्यान रख लेना है। मैंने यहाँ पे d थीटा r पहले लिख लिया, आप यहाँ पे d थीटा पहले लिखेंगे और फिर dr लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे लिमिट्स थीटा की पुट कर दी थी। अगर आप r की पुट करेंगे फिर पहले 0, फिर आप इसको एज इट इज लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था। अब ये भी दोनों r के फंक्शन है, पावर्स ऐड हो सकती हैं, 2m-1 प्लस 2n-1। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू एज इट इज आ गई हैं, ओके ये वैल्यूज एज इट इज आ गई, और बाकी ये वाला फंक्शन भी एज इट इज आ गया। पावर्स ऐड होगी, 2m प्लस 2n-2 हो गया, बाकी ये फंक्शन एज इट इज चलता आ रहा है। अब आप इस वैल्यू पावर को सॉल्व कर लें, ये भी r का फंक्शन है और ये भी r का फंक्शन है, इसमें भी r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू में +1 कर लेंगे, -2 + 1 -1 होगा। आपके पास r का फंक्शन भी आ गया, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × m + n -1। अब आप इस पूरे फंक्शन की जगह पे सिर्फ ये वाला फंक्शन लिख लेंगे, r की पावर में 2 m + n -1, आप पास ये फंक्शन आ गया, बाकी ये r भी खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब आपके पास थीटा वाली भी वैल्यूज़ हमने सेपरेट आउट कर ली, r वाली वैल्यूज सेपरेट आउट कर ली, cos वाला फंक्शन ये हो गया, r वाला फंक्शन ये हो गया। अब 2 × 2 4 आ रहा था, तो 2 को भी सेपरेट कर लिया, एक दफ़ा 2 को cos वाली थीटा वाली लिमिट्स के साथ और एक दफ़ा 2 को r वाली लिमिट्स के r वाले फंक्शन के साथ। ये फंक्शन आपके पास बन के आ चुका है, 2 की पावर में m + n -1, e की पावर में -r जो यहाँ था, और यहाँ इसके साथ आपके पास dr आएगा। ये वैल्यू लिख ली। अब मज़ीद आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट आपने ये फार्मूला याद रखना है। जब भी आपके पास साइन फार्मूला क्या है, साइन m थीटा, साइन की पावर में m थीटा, कॉस की पावर में n थीटा, d थीटा, और लिमिट्स 0 से π/2 हो, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m + n + 2/2। ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब आपके पास किस तरह से पता चला ये कॉस का फंक्शन, ये साइन का फंक्शन, इट्स मीन, और लिमिट्स भी वही हैं, इट्स मीन कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला क्या है, गामा ऑफ m + 1/2, तो साइन वाली फंक्शन की पावर में m है, तो मतलब आपने साइन वाला जो फंक्शन है 2m - 1, m की जगह 2m - 1 पुट किया और उसमें +1 ऐड कर लेना, तो 2m - 1 + 1/2, फिर गामा n + 1 है तो 2n - 1 + 1/2, फिर 2 गामा डिवाइड हो रहा है 2 गामा m + n + 2/2, m की वैल्यू पुट की 2m - 1, n की वैल्यू पुट की 2n - 1 प्लस 2 फार्मूले का डिवाइडेड बाई 2 होगा। एट द एंड कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 2m/2 बन गया, 2 2 से कैंसिल, गामा m आ गया, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल हो गया, गामा n आ गया। यहाँ पे आपके पास ये
ये 2m -1 हो जाएगा और ये -2 इस +2c, ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, m + n रह गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 गामा m + n यहाँ पे आपके पास वैल्यू रह गई है। और अब हम इसको कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम यहाँ से इसका गामा n कैलकुलेट कर रहे थे। तो गामा n इस वैल्यू के इक्वल होगा, गामा n 2 गामा m + n, ये वैल्यू को इक्वल हो गया। अब ये जो r वाला फंक्शन है ना, इसकी आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है और ये वाला फंक्शन आपके पास इसकी इंटीग्रेशन 1 होगी तभी ये फंक्शन इस तरह से आएगा। मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका फंक्शन, इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, गामा n और आपके पास ये 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, गामा m और गामा m + 1 हो गया। ये गामा m + n इस वाले फंक्शन के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डॉट लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट गामा m गामा m + n और ये गामा n राइट साइड पे एज इट इज आ गया। अब ये जो आपने फंक्शन फाइंड करना था वो बीटा m n का करना था, इस फंक्शन को हमने बीटा m कह दिया, गामा m + n इधर ही, गामा n इधर ही। अब बीटा m n आप फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, जो कि यहाँ पे आप बस यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेशन नहीं हुई भी, आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने इस सारे पार्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 53। और क्योंकि आपके पास यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आपने, तो मैं इसको यहाँ पे ही एंड करूँगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और अच्छे से आप इसको समझ सकें।